साझा संसार नीदरलैंड से मैं रामा तक्षक, विद्वजनों, मित्रों, हिंदी प्रेमियों, आप सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। आज हम इस ऐतिहासिक आयोजन की शुरुआत एक शांति संदेश से करेंगे और इस शांति संदेश को संस्कृत श्लोक का पाठ करेंगी द हेग नीदरलैंड के शहर से आरना कपूर। आरना कपूर आज के तकनीकी संचालन का भार संभाले आशीष कपूर की बेटी हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आरना कपूर को संस्कृत श्लोक के पाठ के लिए। आइए आरना, आपका मंच पर स्वागत है, मंच आपका। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आरना कपूर हूँ। मैं नेदरलैंड्स के द हेग शहर में रहती हूँ, जिसे शांति के नाम से जाना जाता है। मैं सोचती हूँ कि हर बच्चे का गांव व शहर शांति की नगरी हो। मेरे ऋषियों ने हजारों साल पहले मानव मात्र के लिए बहुत सी बातें कही हैं। वैदिक साहित्य में उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि से लेके वासुदेव कुटुंबकम की बात लिखी है। मैं विश्व शांति का एक श्लोक पढ़ना चाहती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी विद्वान जनों को मेरा शांति के शहर से पुण्य प्रणाम। बहुत सुंदर आरना, आपने बाल मन से बहुत Thank बड़ी you. बात कही है। आज संसार में शांति के भाव की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप जैसे बाल ही कल के शांति दूत हैं। विश्व में शांति का भार कल आप जैसों के कंधे पर आएगा। संस्कृत के पाठ, शांति पाठ की आपकी सजगता हम सबके लिए प्रेरणा है। आपका हृदय से आभार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपना स्वागत वक्तव्य पढ़ूंगा। साझा संसार की पहल पर आयोजित हिंदी की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है आयोजन में आप सभी का साझा संसार की ओर से आत्मीय अभिनंदन। साझा संसार की ओर से श्री लीलाधर मंडलोई का, डॉक्टर राम दामोदर खड़से का, डॉक्टर मीरा गौतम का, डॉक्टर नागरत्ना एन राव का, डॉक्टर विजय राणा जी का, आप सभी का विशेष आभार। आप सभी ने साझा संसार के आमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए साझा संसार आपका आभारी है। हम सब डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी के भी ऋणी हैं, जिन्होंने वर्षों की अथक मेहनत व शोध से हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है को हम आज जान पाएंगे और आज जान पाए। मैं आभार व्यक्त करूंगा आशीष कपूर व शिवांगी शुक्ला जी का। शिवांगी जी भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी, जो साझा संसार के मेरे सहयोगी हैं। आशीष कपूर जी के पास आज का तकनीकी भार संभाल रहे हैं आज, और शिवांगी जी मंच संचालन करेंगी जैसे ये पहुंच जाएंगी। मित्रों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन अति विशेष है। आज का दिन मेरे लिए विशेष है, आज का दिन आपके लिए विशेष है, हर हिंदी प्रेमी के लिए विशेष है, हर भारतवासी, हर भारतवंशी के लिए विशेष है। मित्रों, यह बहुत सहज है कि हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। सुनकर मन में बहुत सारी शंकाएं और सवाल उठेंगे। आप अपने सवाल को ईमेल पर लिख सकते हैं, जिसको मैंने जूम लिंक के साथ आपसे साझा किया है। इस समय यदि आप पटल पर लिख सकें तो भी मैं उसको नोट कर लूंगा, और आयोजन के अंत में जब प्रश्नोत्तर काल होगा तब आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी इन सब का जवाब देंगे। वे आपकी सभी शंकाओं का समाधान करेंगे। मित्रों, ध्यान रहे, केवल लिखित प्रश्नों का ही उत्तर दिया जाएगा, अतः अपने प्रश्नों को लिखकर भेजें। इसी के साथ मैं मंच की बागडोर शिवांगी शुक्ला जी को संभालना चाहूंगा। शिवांगी शुक्ला जी, आपसे अनुरोध है कि मंच को आगे बढ़ाएं। शिवांगी जी। जी रामा जी,
जी रामा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक बार कंफर्म करते हैं प्लीज। जी बहुत बढ़िया। रामा जी। जी जी। नमस्कार दोस्तों। और जिस तरह से रामा जी ने बताया कि आज हमारे लिए बड़े ही गौरव और हर्ष का विषय है, और ये प्रथम आयोजन इस शोध पर जो होने जा रहा है, इसके हम सब साक्षी हैं और इसका भाग हैं। तो आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए चंद पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम का आगाज करना चाहूंगी। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान सम्मान, हिंदी सूर कबीर है, हिंदी है रसखान, आओ सब मिलकर करें हिंदी का उत्थान। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। और सबसे पहले स्वागत आप सभी का, मुख्य अतिथिगण, हमारे वक्तागण, श्रोतागण। रामा जी आपका, आशीष जी आपका। विलंब के लिए माफी चाहूंगी। और शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, डॉक्टर जयंती प्रसाद जी नौटियाल। इनका संक्षिप्त परिचय आपको देती हूँ, क्योंकि बहुत ही लंबा परिचय है और मुझे बहुत समय लगा इसे संक्षिप्त करने में। तो आपका जन्म स्थान देहरादून है। एमए हिंदी साहित्य स्वर्ण पदक सहित आपके पास 9 डिप्लोमा डिग्री है। डॉक्टर नौटियाल बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। एमबीए बैंकिंग एवं वित्त उपाधि के साथ साथ वे साहित्य में प्रतिष्ठित पीएचडी एवं डीलिट उपाधिधारी हैं। साथ ही आप व्यावसायिक योग्यता की 33 डिग्री डिप्लोमा धारी हैं। विविध प्रशिक्षण में 33 प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी आपके पास है। 58 वर्ष का अनवरत अध्ययन का कीर्तिमान आपके पास है। आपका विश्व की सर्वाधिक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति सूची में नाम दर्ज है। डॉक्टर जयंती प्रसाद जी नौटियाल का जन्म 3 मार्च 1956 में हुआ। हिंदी के विद्वान लेखक हैं ये। नौटियाल जी हिंदी साहित्य एवं भाषा और वित्त विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ हैं। भारत सरकार के विभिन्न पदों पर नियुक्त रहे हैं। संप्रति कॉरपोरेशन बैंक बेंगलुरु में सहायक महाप्रबंधक के पद पर नियुक्त हैं। आपकी 30 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा 25 किताबें संयुक्त रूप से लिखी हैं। इस प्रकार कुल 55 पुस्तकों का योगदान दिया है आपने। इन्होंने 1200 से अधिक लेख लिखे हैं जो प्रकाशित हैं। 74 कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित, 90 से अधिक शोध लेख सेमिनारों में प्रस्तुत। इनकी पुस्तकें विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। वो बैंकिंग शब्दावली के विषय विशेषज्ञ भी हैं। नौटियाल जी, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी जी। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वान सहभागीगण, आदरणीय रामा जी मंडलोई जी, डॉक्टर खड़से, डॉक्टर नागरत्ना, मीरा कुमार जी, और भी अन्य बहुत हमारे परिचित चेहरे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सभी का मैं स्वागत करते हुए सीधे सीधे अपने मुद्दे पर आ जाता हूँ। आज सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे रामा जी का। वस्तुतः यह कार्य भारत सरकार या भारत की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनको करना चाहिए था, जो काम भारत से हजारों मील दूर नीदरलैंड्स की धरती पर रामा जी कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने एक विश्व मंच के सामने ऐसे मुद्दे को रखने का प्रयास किया है जो भारत की गरिमा से जुड़ा है। साथियों, हम अगर भारत का इतिहास देखें, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, कला, वास्तु, क्या नहीं था हमारे पास और क्या नहीं है हमारे पास। सब कुछ होते हुए फिर हम कंगाल कैसे दिखाए गए। मेरा यह सोच बहुत पहले से रहा। हमेशा मैं सोचता रहा कि जब यह सोने की चिड़िया था तो वह सोना कहाँ गया। जब मैं जानता था कि यह आध्यात्मिक गुरु था तो वह ज्ञान कहाँ चला गया। वैसे ही भाषा के मामले में भी मैं हमेशा सोचता रहा कि इंग्लैंड एक बहुत छोटा सा देश है। वहाँ की भाषा लोग समझते हैं पूरे संसार में बोली जाती है। यह कैसे संभव है। भारत जो इतना पुराना देश है, सदियों से जिसका पूरे विश्व में व्यापार रहा है, वह अपना व्यापार किस तरह चलाता था, कैसे इसके विश्व में इसका संदेश पहुंचता था। निश्चित ही कहीं ना कहीं बीच में कुछ मिसिंग कड़ियां हैं, कुछ श्रृंखलाएं ऐसी हैं जो हम भूल गए हैं। बल्कि मैं तो
या कह सकता हूं कि भूले नहीं, भुला दिए गए हैं। हमें जो बताया गया वह अर्ध सत्य था। उसी तरह भाषा के मामले में भी हम अर्ध सत्य में जी रहे हैं। हमें शुरू से यह बताया गया कि मंडारिन यानी चीनी भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। उसके बाद अंग्रेजी का नंबर आता है और फिर अन्य भाषाओं, स्पेनिश वगैरह का नंबर है। तो मैं बार बार यही सोचता था, इतना विशाल साम्राज्य जिसका रहा हो विश्व में, जिसकी परंपराएं इतनी प्राचीन हों, उसकी भाषा इतनी कम कैसे हो गई। इसी प्रश्न चिन्ह को खोजते खोजते 1981 में जब मैंने एमए किया था, तो उसके बाद मैं पीएचडी के लिए टॉपिक ढूंढ रहा था। तो मैं इस विषय पर शोध करना चाहता था, पीएचडी। लेकिन मेरे जो प्राध्यापक थे उन्होंने कहा कि इसमें पहली बात तो आपको सामग्री ही नहीं मिलेगी, और दूसरे हम इस मत से उतने सहमत नहीं हैं। यानी आरंभिक दौर में ही नकारात्मक सोच हमें झेलनी पड़ी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरे सब्जेक्ट में पीएचडी कर लेंगे। लेकिन यह विषय मेरे दिल के बहुत करीब था और मैंने तब से इस पर अध्ययन शुरू किया। अध्ययन करते करते मुझे पता लगा भारत की गरिमा, भारत का गौरव, भारत का आर्थिक विकास, बहुत कुछ पता लगता गया। और तब मुझे लगा कि हम कितने अंधेरे में हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने पहले ही हमें बताया था, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषणम अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। यह सारा जो असत्य है, सत्य को सोने की चकाचौंध ने ढक दिया है। तो उस सत्य के उद्घाटन के लिए हमें आगे आना चाहिए। इसी सत्य के उद्घाटन को के सूत्र को लेकर मैं आगे बढ़ता गया और 15 साल के अध्ययन के बाद 1997 में मैंने अपना पहला पेपर प्रस्तुत किया और वह भारत सरकार की पत्रिका राजभाषा भारती के अक्टूबर-दिसंबर अंक में प्रकाशित हुआ। यानी वह पहला मुकाम था। लेकिन इसके बाद ही मेरे पास बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे यानी असहमतियां मिली। मैंने उनका गंभीर अध्ययन किया, क्योंकि सही विद्वता इसी को कहा जाता है कि अगर कोई आलोचना करता है तो उसको नकारात्मक न देखें। वह तो हमारा बहुत बड़ा मित्र है जो हमें हमारी गलती बताता है। कबीर ने तो यही कहा है ना, और बड़े बड़े संतों ने भी यह कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो हमने उनके स्वागत किया और उनके सुझावों का भी फिर अध्ययन किया। उसमें फिर मुझे बहुत काफी समय लगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न उन्होंने उठाए थे जो आभासी सत्य थे, सत्य नहीं थे। आभासी सत्य का मतलब सच जैसे लगते थे। मैंने उसका दोहरा, तिहरा, चौहरा यानी 4-4, 5-5 बार अध्ययन किया, अपने दोस्तों से, विद्वानों से संपर्क किया और तब उसके अंतिम निष्कर्ष निकालकर 2005 में अपनी पूरी ताकत के साथ शोध पत्र प्रकाशित किया। और वह बाइलिंगुअल था, यानी हिंदी और अंग्रेजी में, और वह करीबन 110 देशों में प्रकाशित हुआ। उसके बाद देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है कि विश्व के विद्वानों ने तो इसे स्वीकार किया। चीन की प्रतिक्रिया थोड़ा अलग थी। उन्होंने एक पोर्टल बनाया और उस पोर्टल पर ये हमारा स्टेटमेंट डाला कि सो एंड सो डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल का शोध ऐसा है कि मंडारिन दूसरे नंबर पर है, हिंदी पहले नंबर पर है, आप क्या इससे सहमत हैं? इस पोर्टल पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन उसमें भी मुझे अच्छा लगा कि किसी ने भी नेगेटिव नहीं लिखा। ज्यादातर प्रतिक्रियाएं ऐसी थी कि अगर शोध है और जो आंकड़े इनके दिए हैं वह सही प्रतीत होते हैं, इसलिए हम इससे सहमत हैं। तो यानी चीन का मामला भी तब दब गया, तो चीन से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और यह शोध काफी पत्रिकाओं में उद्धृत होता गया। लेकिन भारत के कुछ विद्वान, कुछ मतलब मुश्किल से 5-6 विद्वान हैं भारत में, लेकिन वो बड़े विद्वान हैं, मैं उनकी विद्वता की कद्र करता हूँ, लेकिन उनका सोच थोड़ा अलग है। वो ये मानते हैं कि अगर कोई विदेशी कहे तब सच होगा, हमारा भारतीय कोई कहे तो वो सच कैसे हो सकता है।
उस सोच के तहत उन्होंने मुझे ये कहा कि इन आंकड़ों में आपकी सत्यता नहीं नजर आ रही है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इतने विशाल समुदाय में हिंदी बोली जाती है। मैंने उनसे ये कहा था कि आप मुझे एक भी आंकड़ा बता दीजिए और मैं सब प्रमाण आपको दे दूंगा। विदेशों के आंकड़े तो हमने यहाँ तक कि डिप्लोमेट से बात करके लिए थे, दूतावासों से लिए थे, और ज्यादातर आंकड़े हमने एथनोलॉग से लिए थे। एथनोलॉग जो विश्व की संस्था है जो भाषा संबंधी आंकड़े जारी करती है, तो विवाद की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन मुझे दुख सिर्फ आज भी इस बात का है कि जो हमारे आलोचक हैं वे स्पष्ट नहीं कहते कि कौन सा आंकड़ा गलत है। वे मुझे बताएं ना कि भारत में यहाँ ये चीज गलत, आपने ये आंकड़ा गलत लिखा है। तो सीधी सी बात है, गलत कुछ नहीं है। सारे आंकड़े 4-4, 5-5 बार चेक हो चुके हैं, और मुझे खुशी है कि भारत सरकार राजभाषा विभाग ने अब जाकर इसको अनुमोदन दे दिया है। यानी अब मैंने उनसे अनुरोध किया था कि ये सब जगह प्रसारित किया जाए कि हिंदी प्रथम है। जब ये सब जगह प्रसारित होगा तभी जन जन तक यह संदेश पहुंचेगा। तो भारत सरकार अभी इस कार्य में लगी है, क्योंकि ये अभी मुझे पत्र मिला है, तो हो सकता है इसके कार्यान्वयन में थोड़ा समय लगे, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि भारत सरकार की ओर से भी आपको ये संदेश मिल जाएगा कि हिंदी विश्व में प्रथम है। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि यह भेद हुआ कैसे, यह डिफरेंस आया कैसे, या यह डिफरेंस क्या जानबूझकर किया गया। तो यहां मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर गड़बड़ यही है। गड़बड़ क्या है, देखिए कि जब भी भाषा भाषियों की संख्या की गणना की जाती है तो उसके मानदंड होते हैं, जिसे L1 और L2 कहा जाता है। L1 का मतलब जिनकी वह मातृभाषा है, और L2 का मतलब जिनकी वह अर्जित भाषा है, यानी सीखी हुई भाषा है। लेकिन बोलने वाले तो L1 भी होते हैं, L2 भी होते हैं। तो आज तक जो विश्व की संस्थाएं थी, यहाँ तक कि जो एथनोलॉग जो ये डाटा जारी करती हैं, उन्होंने भी क्या किया कि मैंडारिन के भी और अंग्रेजी के भी L1 और L2 दोनों आंकड़े मिलाकर जारी किए, और हिंदी के खाली L1 के आंकड़े जारी किए। यानी केवल जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उनकी जनसंख्या को ही इसमें दिखाया गया। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि वो सिर्फ आज की तारीख में भी सिर्फ इतना ही दिखाते हैं कि 600 मिलियन है, जबकि 660 मिलियन तो सिर्फ क क्षेत्र, जिसे हम हिंदी भाषी राज्य कहते हैं, उसमें है। फिर 20 मिलियन जो है हमारे ख क्षेत्र, ख मतलब जहां पर क्षेत्रीय भाषा और हिंदी इक्वल स्टेटस रखती है, ऐसे राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़। इनकी 20 लाख की हो जाती है संख्या। 20 लाख नहीं, 20 करोड़, 66 करोड़ प्लस 20, 66 करोड़ हैं हमारे हिंदी भाषी, 20 करोड़ हैं जो ख क्षेत्र के हैं, और अगले 30 करोड़ हो जाते हैं जो ग क्षेत्र है। अभी ग क्षेत्र का सबसे बड़ा मामला ये है कि लोगों की धारणा ऐसी है कि ग क्षेत्र में हिंदी नहीं चलती है, क्योंकि उसका नाम ही पहले दिया था अहिंदी क्षेत्र। लेकिन बाद में उससे संशोधन किया, भारत सरकार ने कहा कि हिंदी नहीं कहना, हिंदी तर, यानी हिंदी से इतर क्षेत्र हैं वो, वहां हिंदी बोली जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में है। हमारे कर्नाटक के कई साथी यहाँ आप बैठे हुए देखेंगे तो वो इसका प्रमाण देंगे कि कैसे वहां होती है। तमिलनाडु को बदनाम किया जाता है कि तमिलनाडु हिंदू विरोध होता है, लेकिन ऐसा सच नहीं है, ये अर्ध सत्य है। तमिलनाडु में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसके 2 लाख स्वयंसेवक हैं जो मुफ्त में हिंदी प्रचार प्रसार करते हैं। और इस संस्था को द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की पदवी प्राप्त है भारत सरकार से। पहले यह पदवी केवल 5 को मिली हुई थी। 4 IIT थे और 5वां एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और 6वें नंबर पर यह संस्था आती थी। तो इतना विराट काम हो रहा है। दक्षिण में तो बहुत बहुसंख्य लोग हैं जो स्वेच्छा से हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में पत्राचार करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में साहित्य लेखन हो रहा है।
बल्कि मैंने तो एक विश्वविद्यालय में ये कहा था कि हम जो हिंदी भाषी लोग हैं या यहाँ के जो लोग हैं, ये दक्षिण के साथ और पूर्वोत्तर के साथ अन्याय कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का, इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। हिंदी साहित्य में जो दक्षिण भारत में हो रहा है, जो पूर्वोत्तर में हो रहा है, और जो प्रवासी हमारे भारतीय कर रहे हैं, आदरणीय रामा जी के प्रकाशन आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। हमारे राणा जी अभी लंदन में हैं, साहित्य बहुत अच्छे साहित्यकार, ऐसे बहुत सारे साहित्यकार। 100 से अधिक देशों में साहित्य सृजन हो रहा है। लेकिन जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो ये तीनों क्षेत्र छूट जाते हैं, यानी दक्षिण का क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र और प्रवासी भारतीय। तो इन सबको मैंने इकट्ठा किया। ये आंकड़े मैंने भारत सरकार की जो वेबसाइट है विदेश मंत्रालय की, वहां से लिए और तब इसको एनालाइज करते हुए ये आंकड़े निकाले। तो टोटल संख्या क्या निकलती है कि 1 अरब 450 करोड़ हिंदी भाषी हैं, अंग्रेजी वाले 1200 के आसपास हैं और चीनी यानी मंदारिन वाले 1100 के आसपास हैं। तो अब सोचिए कितना डिफरेंस है हमारा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हिंदी कैसे नंबर 1 हो सकती है, क्योंकि जब हमारे दिमाग में गुलामी अगर आ जाती है तो हमारा सोच भी मानसिक गुलाम हो जाता है। हम अपनी चीज को नंबर 1 देख ही नहीं सकते हैं। आज भारत की दवाइयां पूरे विश्व में जा रही हैं, लेकिन खुद भारतवासी ही उसकी आलोचना कर रहे थे कुछ समय तक, हमारी वैक्सीन की। तो ये तो स्वाभाविक है, ऐसा होता भी है। हम किसी, क्योंकि कहा भी जाता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम, रुंडे रुंडे रुचिर भिन्नम। ये भिन्नता होती है, स्वाभाविक है, और विद्वानों में एकमत होना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से ये जो हमारा दृष्टिकोण था, अभी मैं आंकड़ों के माध्यम से भी स्क्रीन सेवर से आप स्क्रीन सेव करूंगा, वो आंकड़े भी आप देख पाएंगे। एक छोटा सा मुद्दा और हमें आपको आपके ध्यान में लाना है कि अब तक ये क्यों सरकार ने या किसी अन्य विद्वान ने ये मुद्दा अब तक क्यों नहीं उठाया। वास्तव में ये मुद्दा उठाया था काफी साल पहले। केंद्रीय हिंदी संस्थान के एक निदेशक थे महावीर शरण जैन जी, उन्होंने इसका अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने दूसरे स्थान पर हिंदी को दिखाया था। उनसे भी चूक कहाँ हुई कि प्रवासी क्षेत्रों में जो गणना काम हो रहा है और प्रवासी क्षेत्र में जो हिंदी के जानकार हैं उनकी संख्या एथनोलॉग से ली गई। एथनोलॉग में उनकी जो संख्या दिखाई जाती है वो आज से 20-30 साल पुराना डेटा है, आज का डेटा नहीं है उनके पास। तो इसलिए यह संख्या कम आती गई, और किसी भी, यानी न तो हमारी सरकार ने और न हमारी किसी संस्था ने एथनोलॉग को यह बताया कि आपके आंकड़े गलत हैं। अब हमने किया है ये मुद्दा, हमने उनके सामने उठाया है कि आप जो आंकड़े दे रहे हैं वो गलत हैं, सही आंकड़े ये हैं। फिर एक विषय यहां पर और आता है, हिंदी और उर्दू। कुछ लोगों ने क्या कहा कि उर्दू अलग है, विश्व में उर्दू जानने वाले 17 करोड़ हैं। हमने उनसे कहा कि ये 17 करोड़ हिंदी में जुड़ना चाहिए, क्योंकि उर्दू अलग से कोई भाषा है ही नहीं। कोई भी भाषा विज्ञानी मुझे ये बता दे कि उर्दू अलग भाषा कैसे है। जिसका अपना कोई व्याकरण ना हो, जिसकी अपनी पदावली ना हो, जिसकी अपनी वाक्य रचना न हो, वह भाषा नहीं मानी जाती है। लिपि बदल देने से कभी भाषा नहीं बदलती है। आज हिंदी ही यानी देवनागरी लिपि में 8 भाषाएं लिखी जाती हैं, रोमन में तो अनेक भाषाएं लिखी जाती हैं संसार की, लेकिन वे अलग अलग होती हैं। फिर उर्दू और हिंदी का अंतर भी तो नहीं है। जो हम हिंदी में बोलते हैं वही उर्दू में बोलते हैं, जो उर्दू वाले बोलते हैं वही हिंदी में बोलते हैं। अभी आप जो है थोड़ा सा अरबी फारसी ज्यादा शब्द लगा देंगे तो भारी लगने लगेगी। अब हिंदी में भी आप संस्कृत निष्ठ शब्द लगाने लगेंगे तो थोड़ा भारी लगेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाषा अपने कैरेक्टर से बाहर हो गई। लिंग्विस्टिक कैरेक्टर तो उसका वही है। उसके जब भाषा वैज्ञानिक, उसके चरित्र विशेषताएं सब एक जैसी हैं तो उसको अलग भाषा के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। हम मान लेते हैं, चलो अलग मान लिया, अलग कर दीजिए। तो मंडारिन में भी जब 56 भाषाएं हैं, 56 बोलियां हैं, उनको भी अलग कर दीजिए।
अंग्रेजी में भी ब्रिटिश इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, सबको अलग कर दीजिए। कितना बचेगा? मुश्किल से 2 करोड़ नहीं मिलेंगे अंग्रेजी बोलने वाले। मंडारिन बोलने वाले कितने मिलेंगे? मुश्किल से 20-25 करोड़ मिलेंगे आपको। तो उस तरह से कीजिए ना। यानी आप जो हैं दोहरा मानदंड अपनाते हैं। विश्व का ये एक बहुत पुराना षड्यंत्र है। किसी भी चीज में आप देख लीजिए। भारत के अर्थतंत्र में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह की षड्यंत्रकारिता हुई है। वो इस विषय से भिन्न है, इसलिए यहाँ आज मैं उसको नहीं जोड़ूंगा। लेकिन आज मैं भाषा के मुद्दे पर ही आपसे बात करना चाहता हूँ। ये एक सोची समझी साजिश है कि भारत को कभी भी आगे ना आने दिया जाए। भारत की भाषा हो या संस्कृति हो या कुछ हो, सबको गिरा कर दिखाइए, ताकि जो भारतीय हैं उनमें हीनता बोध रहे और वे हमेशा ये समझें कि हम तो हीन हैं। यही चीज हुई है। तो अब आप बताइए कि उर्दू और हिंदी जब अलग है ही नहीं, तो उसके आंकड़े इसमें क्यों न जोड़े जाएं? उसके आंकड़े हमने इसमें जोड़ दिए और इस प्रकार हिंदी आज विश्व में नंबर 1 स्थान पर है और मार्जिन बहुत बड़ा है। एक और तथ्य मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। मंडारिन, इस शब्द को परखिए क्या है। ये शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है। आचार्य हमारे आदरणीय रामा जी ने जो प्रार्थना बुलवाई थी, वो बच्ची ने बहुत अच्छे रेंडरिंग से बहुत अच्छी प्रार्थना कही है। वह भी हमारे उपनिषदों से है। बहुत अच्छी बात है वो। यानी पूरा विश्व कल्याण झलकता है हमारे हर साहित्य में। तो जो मैं आपको एक मुद्दा बता रहा था मंडारिन का, चीन में बहुत साल पहले चीनी भाषा का सरलीकरण करने के लिए भारतीय विद्वानों को बुलाया गया था। संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के आचार्य थे। तो उन्होंने इस भाषा का नाम रखा था मंत्रिन। मंत्रिन का मतलब होता है जो मंत्रालयों में प्रयोग हो, अर्थात राजभाषा, जिसे आज हम राजभाषा कहते हैं। ये मंत्रिन का पुर्तगाली संस्करण हुआ मंडारिन, और यही मंडारिन आज वहां चलता है। खुद चीनी लोगों को पता नहीं होगा कि मंडारिन का मूल संस्कृत से आया हुआ है और वह मूल है मंत्रिन। समझ गए? तो जो मंडारिन है वो वहां की राजभाषा है। वैसे उसकी जैसे हमारी खड़ी बोली है, उनकी भी वो पुतोंगवा से ली गई है बोली है। ये अनेक बोलियों को मिलाकर उनकी ये राजभाषा बनाई गई है। ये संसार में सब जगह होता है ऐसे ही, क्योंकि एक भाषा रखने के लिए बहुत सारी बोलियों के समूह को मिला दिया जाता है। तो आप दूसरी जगह सारी बोलियों को मिलाकर प्रस्तुत कर रहे हैं और हिंदी के लिए जो हिंदी वास्तव में है उसे भी काट कर अलग कर रहे हैं, तो ये तो कहीं का न्याय नहीं होता। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र में चलते हैं। अभी मैं यहाँ स्क्रीन पर देख रहा था, अरुणाचल प्रदेश से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अरुणाचल प्रदेश हमें लगता है कि गांव क्षेत्र में है, लेकिन वहाँ 95% लोग हिंदी के जानकार हैं। पूर्वोत्तर तो हमारा हिंदी का बहुत अच्छा गढ़ है, लेकिन उसकी उपेक्षा होती रही। किसी ने कभी कहा नहीं कि वहाँ हिंदी का इतना प्रचार प्रसार है। तो ये चीजें हैं, ये बहुत सारे तथ्य हैं। और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं भारत के कोने कोने तक घूम पाया हूँ। यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर एक गांव तक, शहर शहर तक घूमकर मैंने सत्यता जांची है अपने आंकड़ों की, और उसके बाद ही ये आंकड़े लिखे हैं। अगर आज कोई ये कहे कि इन आंकड़ों में कोई कमी है, तो मैं उससे सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, आप बी स्पेसिफिक। आप ये बोलिए कि आपका ये अरुणाचल का डेटा गलत है, तो मैं सारे प्रमाण, शासकीय प्रमाण, गजट जो चाहेंगे वो दे दूंगा। क्योंकि मैं बता सकता हूँ, जब मैंने शोध किया है तो उस दावे से मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें लिखा हर शब्द सही है, हर आंकड़ा सही है। अगर आपको संदेह है तो आप स्पेसिफिक हो जाइए। आप सीधे मत बोल दीजिए कि नहीं ये शोध नहीं है या शोध में कमी है। कमी क्या है आप ऐसा बताइए ना कि क्या कमी है। तो मैं उन विद्वानों से ये निवेदन करना चाहूंगा जिन्हें कभी भी कुछ भी संदेह है, मुझसे बात कर लें। मुझसे मेरे फ़ोन नंबर मेरी वेबसाइट में भी हैं, और गूगल में आप हमारा नाम टाइप करेंगे तो शुरू के पेजों में ही आपको 10-15 पेज के शुरुआत में हमारे ही मिल जाएंगे। तो मतलब मेरा नाम ढूंढना या मुझसे संपर्क करना या मुझसे ईमेल करना कोई कठिन काम नहीं है, और मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। और ऐसी ज्ञान चर्चा के लिए तो मैं हमेशा स्वागत ही करूँगा। तो मैं इन शब्दों के साथ
क्योंकि समय जितना मुझे दिया था उतने समय में ही व्याख्यान में अपना पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे अन्य वक्ता भी आने वाले हैं और प्रश्नोत्तर सत्र बाद में होगा, जो उसमें आपकी शंकाओं का समाधान वगैरह हो जाएगा। तो आपने धैर्यपूर्वक सुना, मैं आपका आभारी हूँ। और रामा जी का विशेष तौर से आभारी हूँ कि इतना अच्छा आयोजन उन्होंने नीदरलैंड से किया है। अब आप सोचिए, विश्व के किस कोने से हिंदी जुड़ी है और हम वहाँ से यहाँ, और ये हमारे जो सहयोगी हैं, शुभांगी जी हैं, दूसरे हमारे सहयोगी हैं, तकनीकी सहयोगी हैं, रामा जी हैं, और भी सभी साथी, आशीष जी हैं। आप जैसे लोगों से ही हिंदी आगे बढ़ती है, और तब कोई हिंदी को गिराए तो अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद। जय हिंद। जी, बहुत 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 शुक्रिया नौटियाल जी। संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, पाथेय है, प्रवास है, परिचय का सूत्र है। यूं तो विश्व में कई भाषाएं हैं, पर विश्व राष्ट्र के माथे पर बिंदी है ये हिंदी। जिस तरह से आपने प्रस्तुति दी, आपने हमें, मैं काफी बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी मुझे ये विषय पर, जब रामा जी से भी काफी सवाल थे मेरे, तो काफी कुछ जानने मिला आपसे। और जिस तरह से आपके चेहरे पर चमक थी और आपकी आवाज में खनक थी, ऐसा लग रहा था एक बालक अपने माता को सम्मान दिलाकर, या सम्मान, जब अपनी माता को सम्मान मिलता है तो हम जिस तरह से खुश होते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हो रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शोध को करने के लिए भी, और हमारी मातृभाषा को सम्मान दिलाने के लिए भी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपनी कड़ी में। हमारे अगले वक्ता हैं डॉक्टर दामोदर खड़से जी। आपका जन्म 1948 में हुआ। आप हिंदी में एमए, एमएड, पीएचडी हैं। अब तक आपके 11 कथा संग्रह, 7 उपन्यास, 13 काव्य संग्रह, यात्रा व भेंट वार्ताओं पर 4 पुस्तकें, राजभाषा विषयक 8 पुस्तकें व 1 समीक्षा व आपके द्वारा अनुदित 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। शीघ्र प्रकाशित होने वाली पुस्तकों और कविताओं की सीडी की सूची को मिलाकर कुल 86 है। आपकी पुस्तकों का हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, कन्नड़, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम व अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। आप 1200 से अधिक विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दे चुके हैं। आपने 3 फिल्म और डॉक्यूमेंट्री लेखन भी किया है। कई देशों और विदेशों की यात्रा भी की है। आपके लिखे साहित्य पर कई शोध कार्य और पीएचडी भी हो चुके हैं। दामोदर खड़से जी, आपका मंच पर स्वागत है। धन्यवाद आपको शिवांगी शुक्ला जी। मैं अभिनंदन करता हूं रामा तक्षक जी का। हमारे साथ में प्रख्यात लेखक संपादक लीलाधर मंडलोई जी, डॉक्टर मीरा गौतम जी, डॉक्टर नगरत्न राव जी, डॉक्टर विजय राणा जी, और अभी जिन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी, डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी। नौटियाल जी ने बहुत विद्वत्तापूर्ण शोध किया है। लंबे समय से वे इस काम में जुटे हुए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि 1997 में सबसे पहले उन्होंने राजभाषा भारती में लेख लिखा और यह बताने की कोशिश की कि हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। जैसा कि आमतौर पर होता है कि जब भी कोई नई बात सामने उभर कर आती है, उसके बारे में कई प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं और शंकाएं भी सामने उपस्थित होती हैं। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस बात को भी स्पष्ट किया और निंदक नेरे राखी वाली बात कही, और उसको सामने रखकर उन्होंने जिस प्रकार और शोध को आगे बढ़ाया, उस बात को और पुख्ता करने के लिए जो प्रमाण जुटाए, उसके आधार पर 2005 में फिर से उन्होंने शोध पत्र प्रकाशित किया और यह भी बताया उन्होंने कि 110 देशों में यह शोध पत्र प्रकाशित किया गया है। आमतौर पर आंकड़ों को लेकर बहुत सारे भ्रम होते हैं और पहले से यदि कुछ तय कर लिया गया हो कि ये निष्कर्ष होना है, तो आंकड़े उस तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं। सामान्यतः यह विधि अपनाई जाती है।
इस बात को ध्यान में रखकर नौटियाल जी ने बड़े अच्छे ढंग से यह बताने की सार्थक और सफल कोशिश की है कि एथेनॉल के माध्यम से L1 और L2 में जिस प्रकार की बात उन्होंने रखी और इससे बहुत सारी भाषाओं के बीच जो एक अंतर पैदा हुआ और कुछ भाषाओं को वरीयता मिली, उसको उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उस पर प्रकाश डाला है। उन्होंने यह भी बताया कि ये सारे आंकड़े जो देश विदेश से इकट्ठा किए गए हैं, वे यदि विदेश के आंकड़े हैं तो वे राजदूतावासों से लिए गए हैं, और देश के जो आंकड़े हैं वो क, ख और ग क्षेत्रों की जो जनसंख्या है उसके आधार पर उन्होंने ये सारा निष्कर्ष निकाला है। और उन्होंने यह भी बताना उचित समझा कि भारत सरकार ने ये उनके शोध पत्र को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है और निश्चित रूप से अब हिंदी विश्व में प्रथम भाषा के रूप में स्थापित करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नजर नहीं आती। जो सबसे अच्छी बात उन्होंने हमारे सामने रखी है वह यह कि यदि हमारे ही देश की हम बात करें तो हिंदी भाषी इलाका, और जिसको राजभाषा अधिनियमों में क, ख और ग क्षेत्रों में उसको रखा गया है, वर्गों में रखा गया है, उसमें क क्षेत्र में 100% हिंदी सबके पास है, ख में भी लगभग सबके पास है। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अहिंदी भाषी क्षेत्र जो कहा जाता था उसको अब हिंदीतर भाषा भाषी क्षेत्र कहा जाने के कारण जो आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि ऐसे दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में भी लगभग 45% लोग हिंदी अच्छी तरह से बोल, लिख और समझ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये सारे आंकड़े अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और स्पष्ट भी करते हैं सत्यता को। जो आभासी बात उन्होंने शुरू में कही थी, एक आभासी सत्य वाली जो बात उन्होंने कही, उस आभासी सत्य को भी नकारते हुए यह पूरी तरह से विशुद्ध सत्य की बात उन्होंने आज हमारे सामने रखी। यह बात भी स्पष्ट की गई कि हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है, केवल अलग अलग लिपियों में लिखी जा रही है। हिंदी में संस्कृत के ज्यादा शब्द हैं और उर्दू में शायद अरबी, पर्शियन, फारसी वगैरह के शब्द अधिक आते हैं, लेकिन उसकी लिपि मान लीजिए कि वो अरेबिक है। उन्होंने यह भी कहना आवश्यक समझा कि अंग्रेजी में भी या रोमन में कई भाषाएं लिखी जाती हैं, तो उन सारी भाषाओं को यदि देखा जाए और केवल उर्दू और हिंदी में लिपि ही अलग है लेकिन भाषा दोनों की एक ही है। मंडारिन का जो इतिहास उन्होंने बताया कि वह एक मंत्रिन शब्द से, जो कि भारतीय शब्द है, भारतीय शब्द के आधार पर ही, उसी के बुनियाद पर वो मंडारिन के रूप में आज सारी दुनिया में वो भाषा चल रही है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जयंती प्रसाद नौटियाल ने जिस प्रकार का शोध किया है, इतने लंबे समय तक, कई दशकों तक उन्होंने इस पर परिश्रम किया है, इसके सारे आंकड़े जुटाए हैं, इसकी सत्यता परखी है और उन्होंने एक विश्वास के साथ केवल भावनात्मक रूप में नहीं बल्कि यथार्थ रूप में उन्होंने इसको रखने की कोशिश की है कि यह देश का ही एक ऐसी बात है जिसको आज तक हम पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए कि ये विश्व की सबसे बड़ी भाषा है। और आज जिस प्रकार का शोध वक्तव्य उन्होंने यहाँ पर दिया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से इस शोध को आवश्यक धरातल मिलेगा, आवश्यक बुनियाद मिलेगी और भारत ही नहीं पूरे दुनिया में यह मानने के लिए सब लोग तैयार होंगे कि हिंदी विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पहली भाषा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नौटियाल जी को धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से अपना शोध पर यहाँ पर प्रस्तुत किया। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर खड़से जी।
जैसा आपने बताया कि हमें काफी सारे तथ्यों से अवगत कराया नौटियाल जी ने, क्या विभाजन है, किस तरह से हमें बताया गया है और कैसे हमें समझना चाहिए, इससे अवगत कराया। वाकई हम सब को काफी नया ज्ञान मिला है इन सब से। अब आगे बढ़ती हूँ हमारे नई जो हमारी तीसरी वक्ता है उनकी तरफ। मीरा गौतम जी, इनका जन्म कुतुबपुर बरला जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। बरला इंटर कॉलेज एवं देहरादून हाई स्कूल से एमए किया। बीए और एमए हिंदी साहित्य सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से। पीएचडी आधुनिक हिंदी साहित्य एवं डीलिट मध्यकालीन हिंदी साहित्य हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से। शोध निर्देशन, भारतीय कोश का संपादन एवं साहित्य लेखन, 3 पुस्तकों का लेखन एवं संपादन। प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग की रही है। डीन कला एवं भाषा संकाय में। अध्यक्ष पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग। अध्यक्ष गुरु रविदास चेयर मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज। विभिन्न राष्ट्रीय सेमिनारों में व्याख्यान दिया है। रेडियो एवं दूरदर्शन के विभिन्न केंद्रों पर व्याख्यान वार्ता, काव्य पाठ एवं संगीत प्रस्तुतियां दी है। मीरा गौतम जी, आपका मंच पर स्वागत करती हूँ। इस आयोजन में बुलाए जाने के लिए मैं आयोजकों की बहुत आभारी हूँ। आदरणीय संतोष चौबे जी, रामा तक्षक जी, लीलाधर मंडलोई जी, जयंती प्रसाद नौटियाल जी, शिवांगी शुक्ला जी और हिंदी के समस्त प्रेमी जनों, मैं हिंदी की समृद्धि और विस्तार के लिए साझा संसार ने जो घोष किया है उसके नाद की आकांक्षा करती हूँ कि पूरे विश्व में फैले। इसकी असाधारण सफलता के लिए मैं आपके समक्ष हूँ। इसमें हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। एक बुकलेट मुझे दी गई थी और इस विषय पर बोलने के लिए निर्धारित समय भी मुझे दिया गया। जयंती प्रसाद नौटियाल जी ने जो यह श्रम साध्य कार्य किया है उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आकांक्षा करती हूँ, कामना करती हूँ कि भाषा विज्ञान जैसे विषय में सर्वेक्षण पद्धति के आधार पर जिन्होंने ये आंकड़े सामने हमारे रखे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी विश्व की बोली जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण भाषा है और इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। इसमें आपने समय समय पर संशोधन किए हैं और विश्व हिंदी दिवस पर आप इसे प्रकाशित कराते हैं, क्योंकि भाषा और साहित्य के मानदंड हमेशा बदलते रहते हैं। इस तरह से इस शोध कार्य में 3 शंकाएं स्वयं नौटियाल जी ने उठाई हैं। पहली शंका तो ये है कि दिए गए जो आंकड़े हैं उनकी प्रामाणिकता क्या है, उनके लिए निष्कर्ष के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई है। दूसरी, भाषा भाषियों की संख्या की गणना के मापदंड और दक्षता के आधार पर क्या थे। तीसरी और महत्वपूर्ण शंका उठाई गई है कि जब हिंदी उर्दू विश्व में अलग अलग भाषाएं मानी जाती हैं तो इस शोध कार्य में इन्हें एक कैसे मान लिया गया है। इस शोध कार्य में उठाई गई जो 3 शंकाएं हैं उन 3 शंकाओं में मैं 2 पर अपनी सहमति देती हूँ और भाषाई सर्वेक्षण के आंकड़ों की प्रामाणिकता पर मैं विश्वास करती हूँ। शोध तर्क और प्रमाणों के आधार पर संभव होता है। बुकलेट में यद्यपि उदाहरण और तर्क वितर्क और इस प्रकार के प्रमाण नहीं है, लेकिन इतने बड़े विद्वान ने लिखा है तो हम जानते हैं कि हमें विश्वास करना है और हमें आगे बढ़ना है। आपने क ख ग की पद्धतियां अपना करके जिन आंकड़ों को सामने रखा है, महोदय आपने इसमें उर्दू भाषा भाषियों को भी शामिल किया है, इसमें कोई हमें आपत्ति भी नहीं है। और आपने क ख ग क्षेत्रों के माध्यम से जो 100% प्रांत और राज्यों में सामंजस्य और जनसंख्या में सामंजस्य के आधार पर 90% और ग क्षेत्र में आपने अहिंदी भाषी क्षेत्रों को रखा है जिसमें सभी लोग हिंदी जानते हैं और इसमें प्रतिशत भी आपने पूरी तरह से दिए हैं। तो आपने दक्षता के आधार पर L1 यानी मातृभाषा, L2 यानी अर्जित भाषा के आधार पर भी आपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और इसके लिए आपने चीनी भाषा मंदारिन इत्यादि का भी आपने उदाहरण दिया है। तीसरी शंका जो आपने 3 पृष्ठ पर लिखी है कि विश्व में हिंदी और उर्दू को अलग अलग भाषाएं माना जाता है, ये दोनों भाषाएं कैसे हैं। आपने इन उर्दू और हिंदी को एक ही भाषा माना है और अपने समर्थन में तर्क भी रखे हैं। महोदय आपने पहला तर्क दिया है कि उर्दू हिंदी इसलिए एक मानी जाती है कि ब्रिटिश अंग्रेजी और अमेरिकन अंग्रेजी
सामने रखकर आप कहते हैं कि भिन्नताओं के बावजूद हम इन्हें अंग्रेजी ही कहेंगे। यह सही है, अंग्रेजी अंग्रेजी है। हिंदी विश्व के किसी भी प्रांत में चली जाए, किसी भी भाग में चली जाए, वह हिंदी ही कहलाएगी। लेकिन महोदय, उर्दू के संदर्भ में यह तर्क मान्य नहीं हो सकता। उर्दू और हिंदी भारत देश की ऐसी दो समृद्ध भाषाएं हैं जिनका अपना स्वतंत्र वजूद है, इनका क्लासिक सौंदर्य है, और ये इस देश में श्वास प्रश्वास की तरह से हर मनुष्य के, हर व्यक्ति के हृदय में स्पंदन में विद्यमान रहती हैं। ये तहजीब का नाम है। दूसरी ओर आपका मानना है कि उर्दू हिंदी की बोली मात्र है, और यह में कि हिंदी बोली मात्र है, कृपया यह बताएं कि इसे हम बिना शोध और तर्कों के कैसे मान सकते हैं। इसमें जो बुकलेट है, इसमें आपने कुछ उदाहरण और प्रमाण अवश्य आप देते तो हमें इससे बहुत तसल्ली हो जाती। आपने कहा कि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ। संस्कृत का जन्म वैदिक ऋचाओं से नहीं, लौकिक संस्कृत से हुआ है, और लौकिक संस्कृत ही पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अभट्ट में आकर के खड़ी बोली का रूप लेती है। शौरसेनी प्राकृत से इसका उद्गम होता है। बहुत कम समय में अपनी इतनी बड़ी विस्तृत बात को करने की चेष्टा कर रही हूँ। हिंदी की आपने हिंदी की पहचान 7वीं शताब्दी से बताई। हालांकि आपने नाम नहीं दिया, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि बौद्ध दर्शन के जो वज्रयान शाखा के बौद्ध सिद्ध सरहपा थे, शायद उससे आपका तात्पर्य रहा होगा। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, भट्ट से जन्म लेने वाली हिंदी शौरसेनी प्राकृत में अपना विकास क्रम सामने रखती है। हिंदी में टकसाली रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। हम इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी देते हैं और शिक्षा संचार का माध्यम है। जुडिशरी तक में भी यह प्रयोग में लाई जा रही है। उर्दू के उद्गम पर आपने कहा है कि उर्दू का उद्गम भी संस्कृत से हुआ है। यह तर्क हमें समझना होगा, हमें मेहनत करनी होगी कि आपके इस तर्क को शोध करके हम किस प्रकार इस मान्यता को साबित करें। 12वीं शताब्दी में आपने कहा है, इसमें दो बातें सामने आती हैं। 12वीं शताब्दी में आपने कहा है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि संस्कृत से उद्गम हुआ, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 12वीं शताब्दी में विदेशी आक्रांता आए और फौजों की सहायता से उन्होंने शासन स्थापित किया। मुस्लिम शासकों, उनकी फौजों और उनकी पत्नियों ने स्थानीय भाषा हिंदी को मिलाकर के इसको सीखा, और आगे चलकर उनकी पत्नियों ने हिंदी भाषा में अरबी फारसी शब्द मिलाए, और ये पाश्चात्य पर आपने कहा है। कालांतर में यह हिंदी भाषा की बोली रूप में सामने आई। उर्दू के नामकरण पर आपने कहा कि ये तुर्की भाषा में सेना को उर्दू कहा जाता है, इसलिए इसको उर्दू कहा गया है। तो ये थोड़ा अंतर विरोध है, जिसे हम स्वयं मेहनत करके, या नौटियाल साहब से हम ये अनुरोध करेंगे कि हमें ये समझा दिया जाए। आपने खुसरो का नाम लिया, जिन्होंने इसे हिंदवी कहा। इसकी देवनागरी लिपि है, परंतु हिंदी के अंतर्गत इसे नहीं माना गया। पृष्ठ 6 पर आपने हिंदी को उर्दू नाम देने की चर्चा की है कि हिंदी को उर्दू इसलिए नहीं कहा जा सकता कि व्यावहारिक दृष्टि से हिंदी नाम ज्यादा समृद्ध है, लोकप्रिय है, बहुत प्रचलित है। परंतु मान्यवर, उर्दू की लोकप्रियता पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। ये दोनों भाषाएं समानांतर हैं, अपने सौंदर्य में खड़ी हुई है, इस देश की आत्मा है। मैं इतना विनम्रता से कहना चाहती हूँ। आपने ये भी लिखा है कि अगर हम इन भाषाओं को एक नाम दे सकते हैं, वह है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी में आपने लिखा है कि उर्दू फारसी के शब्द हैं, इसलिए हम इसको हिंदुस्तानी कहेंगे। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उस भाषा को हिंदुस्तानी कहा है जिसमें इस देश की प्रांतों के सभी शब्द, भाषाएं, बोली, देशज, स्थानीय शब्द आए हैं। इस तरह से उर्दू और हिंदी का फर्क आपने हमारे सामने रखा है। पृष्ठ 6 पर आपने एक विचित्र बात कही है, वह यह है कि हिंदी और उर्दू को अगर हम हिंदुस्तानी नाम देंगे तो कुछ नेताओं को अच्छा नहीं लगेगा। तो आदरणीय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि किन्हीं राजनेताओं को प्रसन्न करने के लिए तो हम किसी भाषा का नामकरण नहीं करते। आखिरी बात इस बुकलेट में और आई है। आप देखिए कि भाषा विज्ञान के जितने अंग हैं और भाषा बदलती है, 4 कौंस पर पानी बदले 8 कौंस पर बानी, तो जब तक उर्दू में वो परिवर्तन नहीं आएंगे तब तक उर्दू को हिंदी में ही रखा जाएगा। तो हम कब तक प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि भाषा तो बदलती है और दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, सिंटैक्स अलग है, और
उनकी अदायगी अलग है, इनके अल्फाज अलग हैं, उनके अशार अलग हैं, यहाँ तक कि नुक्ते थोड़े से बदल देने पर भी अनुवाद की तरह से अर्थ उल्टा हो जाता है। ये थोड़ी सी हमारी जिज्ञासाएं हैं जिनसे हम आपके सामने इस प्रश्न को रखने की कोशिश करेंगे। और अंत में पुनः मैं आयोजकों का आभार प्रकट करती हूँ और मेरी कामना है कि साझा संसार का यह उद्घोष सारे विश्व में निनादित हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी। आपके सवालों से मुझे कई श्रोतागण भी सहमत थे और आपने यह दर्शाता है कि आपने शोध को काफी रुचि से पढ़ा और काफी सारे सवाल आना स्वाभाविक है। मैं आप सब में बहुत छोटी हूँ, मुझे बचपन से ये बताया गया है हिंदी, और नौटियाल जी आपके इन सवालों का जवाब और हम सबको उनके उत्तरों से अवगत कराएंगे। आगे बढ़ती हूँ। धन्यवाद मीरा जी एक बार फिर से आपका। हम थे परिचय पर विजय राणा जी के। डॉक्टर विजय राणा जी जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर और पॉलिटिकल एनालिस्ट रहे हैं। यह लंदन के विगत 36 वर्षों से निवासरत हैं। इनका योगदान हिंदी जर्नलिज्म में भारतीय सरकार ने भी पहचाना, ट्रांसवर्ग में हुआ था, से सम्मानित किया है। सितंबर 2012 में इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डीफिल किया है, ब्रिटिश ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया में। आपने बीबीसी हिंदी सर्विस इन द बुश हाउस लंदन नवंबर 1982 में ज्वाइन किया और रेडियो एडिटर ऑफ बीबीसी हिंदी के पद पर भी रहे। 2002 में इस पद से निवृत्ति लेकर स्वतंत्र लेखन चुना। अब यह इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते हैं। आपने इंडिया टुडे, द टाइम्स, दैनिक हिंदुस्तान, अमर उजाला और समाचार.com के लिए भी लिखा है। आपने बीबीसी ऑनलाइन के लिए भी लिखा है। आपने 2003 में वेब रेडियो इन nrifm.com की शुरुआत की। यह प्रथम इंटरनेट रेडियो था जो कि इंडियन डायस्पोरा की ओरल हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, आर्ट और संस्कृति पर आधारित था। आपने बीबीसी हिंदी के में कार्य करते हुए 7 भारतीय मुख्यमंत्रियों के साक्षात्कार लिए हैं, जिनमें मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राय, वीपी सिंह, एलके गुजराल, चंद्रशेखर और चरण सिंह जी भी सम्मिलित हैं। आपने काफी प्रतिष्ठित क्रिकेटर्स जैसे सचिन तेंदुलकर और काफी नामी हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीयों के नाम लिए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स और इतिहास पर कई सारे एकेडमिक सेमिनार और कॉर्पोरेट सेमिनार भी दिए हैं और अब यह सेहत और स्वास्थ्य पर सेमिनार देते आ रहे हैं। आपका स्वागत करती हूँ डॉक्टर विजय राणा जी। धन्यवाद शिवांगी और धन्यवाद रामा तक्षक जी इस शानदार आयोजन के लिए। और खासतौर से बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ नौटियाल जी को सुनकर के मुझे, और उनके उत्साह की और एक नए दृष्टिकोण की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि नए विचार तो आने ही चाहिए और नए विचारों पर बहस भी होनी चाहिए। ये एक कहना चाहिए बौद्धिक सजगता का की एक पहली आवश्यकता है। तो मुझे खुशी हुई कि जिस तरह से आपने हिंदी को प्रस्तुत किया है और जो आपका उत्साह है और जो नए ढंग से चीजों को देखने का अंदाज है वो वास्तव में बड़ा इन्फेक्शस है। और मैं भी चाहता हूँ कि हिंदी को लेकर के एक नए सोच की जरूरत है। जो आपके शोध कार्य से जो बड़ी रोचक बात समझ में आई वो ये थी कि L1 और L2 की जो परिकल्पना की गई है उसमें हिंदी में L2 के आंकड़ों को क्यों नहीं शामिल किया गया, ये बात पर और प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यदि भाषा बोलने वालों की संख्या का सवाल है तो उसका मापदंड तो यूनिवर्सल होना चाहिए, वो तो सब भाषाओं के साथ समान स्तर पर लागू होना चाहिए। तो ये यदि नहीं हुआ है और अब तक किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं गया है तो ये वास्तव में एक चिंता की बात है और इसमें संशोधन की जरूरत है। और आपने इस दिशा में पहला प्रयास किया, निस्संदेह आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन जैसा कि अभी मीरा गौतम जी ने कहा, यहाँ आकर के थोड़ी सी बात मुझे भी लगा कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, मैं जो भारत की जो भाषाई राजनीति है उस पर बहुत सारे प्रोग्राम मैंने किए हैं। बीबीसी में हम लोग प्रोग्राम करते थे विवेचना, और एक यहाँ पर आकर के एक जो बड़ा सुखद अनुभव रहा वो ये रहा कि दक्षिण एशिया के लोग हम एक बड़े हॉल में बैठा करते थे
जिसमें करीब करीब 60-70 पत्रकार होते थे। तो वहाँ भारत के पत्रकार भी थे, पाकिस्तान के भी थे, बांग्लादेश के भी थे, श्रीलंका और नेपाल के पत्रकार भी उस हॉल में बैठते थे। तो मुझे पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ लगभग 20 वर्ष तक एक ही हॉल में बैठने का मौका मिला है। और उनकी अवधारणा ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो कहते हैं माशाल्लाह आप कितनी बढ़िया उर्दू बोलते हैं। तो जिसे हम हिंदी वाले समझते हैं कि पाकिस्तान या जो उर्दू भाषी लोग हैं वो हिंदी का ही एक हिस्सा है, वो हिंदी बोलते हैं। उनकी अवधारणा यह है कि हम उर्दू बोल रहे हैं। और बड़ी रोचक बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे हिंदी भाषी लोगों में ही, जिनकी पूरी कोशिश ये है कि हिंदी से हिंदी के या संस्कृत के एक एक शब्द को निकाल दिया जाए। और मैं तो पिछले 10 वर्षों से देख रहा हूं, जब से मैंने स्वतंत्र लेखन करना शुरू किया है, कि जब भी भारत के किसी भी हिंदी भाषी अखबार में मैं लेख लिखता हूं तो वहां चुन चुन करके वो जो हिंदी के प्रयोग है उनको निकाल दिया जाता है, उनको उर्दू के प्रयोगों से बदल दिया जाता है। और मैं जानबूझ करके अपने लेख में ऐसे शब्द जरूर डालता हूँ, उदाहरण में देता हूँ, जिससे मैं अवश्य जहां लिखूंगा तो हिंदी के अखबार में अवश्य काट दिया जाएगा, उसको बदल के जरूर कर दिया जाएगा। मैं वहां स्वास्थ्य लिखूंगा तो उसको काट के सेहत कर दिया जाएगा। तो ये मतलब आपकी चिंता वाजिब है, और आपका ये जो उत्साह है ये वास्तव में बधाई के काबिल है कि आप एक समावेशी दृष्टिकोण लेकर के चल रहे हैं। लेकिन वास्तव में हिंदी जगत में क्या हो रहा है, मैं इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि जिस भी वेबसाइट पर लिखिए वो आपके मस्तिष्क को काट करके जहन भी नहीं लिखना, तो वो जेहन लिखते हैं। तो भले ही हम गलत सरल उर्दू बोले, मेरा इनफैक्ट बीबीसी हिंदी सर्विस और बीबीसी उर्दू सर्विस में खासी एक बार इस बात पर बहस हुई कि साहब आप लोग ये हमारे उर्दू के गलत प्रयोग क्यों करते हैं। उदाहरण के लिए जो उन्होंने कहा कि हिंदी में एक बड़ा शौक चला है, हर चीज को मद्देनजर कर देते हैं वो। मैं एक उदाहरण देता हूं कि अफगानिस्तान में हुए सत्ता परिवर्तन के मद्देनजर भारत को अपनी नीति में बदलाव करना होगा, ये हिंदी के अखबार में लिखा जाएगा। उर्दू वाला कभी नहीं लिखेगा ये बात। उर्दू वाला लिखा है कि इस सत्ता परिवर्तन को मद्देनजर रखते हुए। तो फिर उर्दू के एक पत्रकार थे शाहिद मलिक, पाकिस्तान के लाहौर में है आजकल, मेरी ही उम्र के थे। तो उन्होंने कहा भाई आपको क्या जरूरत है कि दूसरी भाषा के शब्द का प्रयोग करें और गलत प्रयोग करें, आप देखते हुए कहिए ना। बड़ा आसान आपके यहाँ हिंदी में प्रयोग है कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन को देखते हुए भारत को अपनी नीति में बदलाव लाना चाहिए। तो आप क्यों हमारे मद्देनजर के पीछे पड़े हुए हैं और इसका सत्यानाश कर रहे हैं। तो इस तरह मेरा जो पॉइंट है जिस पे मैं आ रहा हूँ वो ये है कि इन दो भाषाओं की ऐतिहासिक वृत्ति अब अलग हो चुकी है, और ये बहुत पुराना इतिहास है, उस विवाद में जाने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि हम स्वयं हिंदी वाले लोग जो है जानबूझ करके हिंदी को अहिंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। और यदि आपके हम इस विचार को स्वीकार भी कर लें तो मुझे नहीं लगता कि भारत की आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं वो इस बात को लेकर के सजग है। देखिए पिछले कुछ 10 वर्षों में तो एक और नई प्रॉब्लम अब तक तो ये थी कि भाई हिंदी शुद्ध हिंदी लिखें या उर्दू मिश्रित हिंदी लिखें, हिंदी लिखें, हिंदुस्तानी लिखें, हिंदी कहें, हिंदवी कहें, एक तो ये समस्या थी। लेकिन अब पिछले 10 वर्षों में एक और नई समस्या हो चुकी है, बेटे लाफ लाफ करो, यानी कि हिंदी का अंग्रेजीकरण हो गया है, उसको इंग्लिश कहने लगे हैं। और मैं ये कहता हूँ बहुत सारी पत्रकारिता, सोशल मीडिया और जो इंटरनेट जगत है उसमें बाकायदा खुलेआम वकालत की जा रही है कि साहब हिंदी इसको नहीं, इसको इंग्लिश ही होना चाहिए। और नवभारत टाइम्स जैसा अखबार तो खुलेआम उसमें है या हा या कहा था या इस तरह के शब्दों को छोड़ दो, बाकी सारा वाक्य वो अंग्रेजी के शब्दों से भरा होता है। तो मैं थोड़ा विषय से भटक रहा हूं, लेकिन इन चिंताओं की तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। और निस्संदेह जो आपका जो विचार है मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि भाषा के बारे में जो बहस हो या भाषा के भविष्य के बारे में जो बहस हो उसमें सभी नए विचारों का स्वागत होना चाहिए और उन सभी नए विचारों पर खुले मन से और पूरी ईमानदारी के साथ बहस होनी चाहिए। लेकिन ये बहस जब और भी सार्थक होगी जब हम इन मुद्दों के प्रति समर्पित रहेंगे और हम अपनी भाषा संस्कृति के प्रति सजग रहेंगे और उसे बढ़ाने की आगे कहना चाहिए के लिए उसके लिए काम करते रहेंगे। तो नौटियाल जी बधाई हो और आपके विचारों का स्वागत है। और तक्षक जी बहुत अच्छा कार्यक्रम है
और वास्तव में बहुत सारी कहना चाहिए कि नए एंगल्स आपने दिए हैं और इसको सोचने का और भविष्य में विचार करने का मुझे मौका आपने दिया, तो मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विजय राणा जी। वाकई में काफी सारे प्रश्न हम सबके मस्तिष्क में और हम सबके दिमाग में आ चुके हैं कि काफी सारे दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं। आप सबकी पुरानी बातें जो आप लोगों ने सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं या शोध के बाद सोची गई हैं, वह समझ में आ रही है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विजय राणा जी, धन्यवाद। मैं आगे बढ़ती हूँ कड़ी में। डॉक्टर नागरत्ना एन राव, आपका जन्म धारवाड़ कर्नाटक में हुआ। आप हिंदी में स्नातकोत्तर व पीएचडी हैं। साथ ही आपने अनुवाद में व भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी प्राप्त किया है। अब तक आपकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने कई पाठ्य पुस्तकें भी संपादित की हैं। अब तक आपने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 70 से अधिक शोधालेखों की प्रस्तुति की है। आपको कई सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें महादेवी वर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार व अमृता प्रीतम साहित्य पुरस्कार भी शामिल हैं। आप डॉक्टर शिवराम कारंत पीठ की संयोजक हैं। वर्तमान में आप मंगलुरु विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। नागरत्ना जी, आपका मंच पर स्वागत करते हैं। नागरत्ना जी, आप अनम्यूट करें। यहाँ पर उपस्थित सभी को नमस्कार। साझा संसार अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के संयोजक और आयोजकों को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी और उसके बाद मैं डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी को शुभकामनाएं देती हूँ, जो उन्होंने एक ऐसा श्रमसाध्य कार्य किया है। जैसा कि उन्होंने बताया कि हम अपनी भाषा को लेकर हीनता ग्रंथि से ग्रस्त हैं और हमें उस हीनता भावना को बाहर निकालना है, तो सबसे पहले हमें अपनी भाषा के प्रति गौरव की भावना आना चाहिए। तो हिंदी का प्रचार प्रसार तो होता ही रहता है, इसके प्रचार प्रसार के लिए हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कहते हैं या मैं भी मानती हूँ कि हिंदी दिल की भाषा है, हृदय की भाषा है, ये जोड़ने वाली भाषा है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हिंदी के प्रयोग से जो है बाकी की भाषाएं टूट जाएंगी, लेकिन असल में हिंदी के कारण बाकी भाषाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। और मैं अक्सर कहा करती हूँ कि हिंदी पानी की तरह है, आप उसमें जिस किसी भी भाषा के शब्दों को डाल लीजिए, ये उसे आत्मसात कर लेती है और इसी कारण ये सबको अपनी सी लगती है। और इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कभी कभी लगता है कि क्या उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्यों वो दूसरी भाषाओं से शब्दों को ले। लेकिन इसका कारण इतना ही है ताकि सबको वो अपनी से लगे और सब उसका प्रयोग कर सके। जो भी है, इस विवाद में पड़ने के बजाय मैं जो अपने असल केंद्रीय विषय पर आती हूँ, डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी से, जैसे कि वो मंगलुरु में उनके साथ हमारा जो संबंध है वो 20 साल तक रहा। तो हमारे हर कार्यक्रम में वो आया करते थे और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो लगभग 20 साल तक हम लोगों ने साथ में कार्य किया और उन्हें भाषा और साहित्य के प्रति अधिक जुड़ाव होने के कारण विश्वविद्यालय स्तर पर कोई भी कार्यक्रम होता था तो वो अवश्य हमारे बुलावे पर आ जाया करते थे। जैसा कि उन्हीं के शब्दों में कहूँ तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। तो अगर हिंदी भाषा और साहित्य से कुछ भी जुड़ा होता है तो वो तुरंत आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है, इस आयोजन के लिए मैं डॉक्टर रामा तक्षत जी को धन्यवाद देती हूँ और डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस सारस्वत कार्यक्रम के साथ मुझे जोड़ा और मुझे अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए एक मौका दिया। तो मैं इस आयोजक मंडल को साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात पर आती हूँ। मैं मूलतः कर्नाटक से हूँ। कन्नड़ मेरी मातृभाषा है और हिंदी मेरे अध्ययन और अध्यापन की भाषा है। और मेरे पिताजी इंडियन एयरफोर्स में थे और मैं भारत भर में घूमी हूँ और अलग अलग जगहों में रहने के कारण मुझे एक बात की जानकारी मिली कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो भारत एक बहुभाषी देश है और यहाँ के हर राज्य की अपनी अलग भाषाएं हैं और इन सभी भाषाओं को अगर जोड़ने वाली कोई कड़ी है तो वो हिंदी है।
तो हिंदी के कारण जो है लोग जुड़ जाते हैं, उनके वैमनस्य दूर हो जाते हैं। और इसी श्रृंखला में जब हम नौटियाल जी के द्वारा किए गए शोध कार्य को देखते हैं तो हमें उनके कार्य से एक नई सोच सामने आती है, और हम एक दृष्टि से हम हिंदी अध्यापन करने वाले लोग जो हैं हम उनके ऋणी हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अंग्रेजी ही सर्वाधिक बोली जाती है। अब भाषा को छोड़ दें तो अगर हम हिंदी को लेते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते तो हम में हीनता की ग्रंथि आती है, लेकिन अगर हम हिंदी जानते हैं तो हम उसे खुलकर बोल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी भाषा के प्रति एक गौरव की भावना होनी चाहिए, और इस गौरव की भावना को लाने के प्रयास में नौटियाल जी ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। उनके शोध कार्य के इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद काफी हद तक तसल्ली हो जाती है। वैसे तो कुछ शंकाएं हैं हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी को लेकर, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सबको अपने साथ लेकर चलती है, वो किसी को छोड़ती नहीं है, जितना हो सकता है सबको लेकर चलने में विश्वास रखती है। तो आज तक विश्व में भाषा को लेकर कई शोध हुए हैं और सबने हिंदी को जो है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के अंतर्गत या तो दूसरे स्थान पर रखा, या तो तीसरे स्थान पर, या चौथे स्थान पर। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन्हीं ऊहापोहों से प्रेरित होकर नौटियाल जी शायद इस शोध कार्य को करने में संलग्न हो गए, और पिछले 4 दशकों से उन्होंने जो भी अध्ययन अध्यापन किया और जो भी तथ्य एकत्रित किए, उनसे उन्होंने ये प्रमाणित किया कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। तो हिंदी के नामकरण, प्रयोग आदि की दृष्टि से उन्होंने अपने इस रिपोर्ट में हर संदेह की पुष्टि करने का प्रयास किया है, और हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी को लेकर जो भी शंकाएं हैं उन शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता पूर्व और स्वातंत्रोत्तर काल में भारत में हिंदी की जो स्थिति थी, दशा दिशा का ब्यौरावार प्रस्तुतिकरण किया है, और हिंदी की वैश्विक प्रयुक्ति को प्रमाणित भी किया है। और कभी कभी मुझे लगता है कि आज जो विपरीतों का युग है, प्रमाण पत्रों का युग है, तो हर कार्य के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है। तो नौटियाल जी ने तमाम आंकड़ों के साथ ये समर्थन, इस बात की पुष्टि की है, इस बात का समर्थन किया है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, और उनके तर्क और प्रमाण अकाट्य हैं, और उन्होंने हर एक का उदाहरण दिया है और पुष्टि करने का प्रयास किया है। और वैसे तो आप सब लोग विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से, भारत के अलग अलग कोनों से जुड़े हुए हैं, और इसी से पता चल जाता है आपकी जिज्ञासा या हमारी जिज्ञासा से कि हम हिंदी से जुड़े हुए हैं, और हिंदी को विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को मानने से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और मैं दक्षिण से हूँ, और जैसा कि नौटियाल जी ने भी अपनी बात में कही, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं दक्षिण भारत की होने के कारण इस बात की पुष्टि करूं कि गांधी जी ने जब स्वतंत्र काल में वो देश भर में घूमे तो वो गुजराती थे, तो उन्होंने देखा कि भाषा का उद्देश्य है अपनी बात को दूसरों के सामने रखना और उनको समझाना। तो उन्हें पता चला कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो भारत के कोने कोने में स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े और शिक्षित, अशिक्षित सब बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसीलिए उन्होंने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए एक राष्ट्र और एक राष्ट्रभाषा की बात भी उन्होंने उठाई, और उसके लिए बहुत प्रयास भी किए गए, लेकिन आज तक भारत में एक राष्ट्रभाषा नहीं हो पाई है। लेकिन इसी भिन्नता को दूर करने के लिए उन्होंने दक्षिण भारत में, यानी कि मद्रास जो आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की, और हिंदीतर भाषी क्षेत्र यानी कि जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उन लोगों के लिए प्रथमा से लेकर रत्ना तक, यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से जो हम प्राइमरी, मिडिल क्लास, हाई स्कूल, पीयूसी और डिग्री, यहाँ तक कि एमए तक के स्तर की अलग अलग परीक्षाओं की वो आयोजन करते हैं, जिसे पढ़कर जो है विद्यार्थी हिंदी के क्षेत्र में अपने कैरियर बना सकता है। तो यह इसके साथ साथ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में अनुवाद
डिप्लोमा भी है, स्नातकोत्तर डिग्रियां हैं और पीएचडी और एमफिल भी है। तो इस तरह से जो है हमेशा ये कोशिश रही है कि भारत एक सूत्र में बंधे। भारत विविधता का देश है, यहाँ विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृतियां हैं, और अगर इस देश को एक सूत्र में अगर कोई बांध सकता है तो वो सिर्फ हिंदी है। और भाषा मात्र एक ऐसा तत्व है जो भारत को एक सूत्र में जोड़ सकता है। अब तो भारत की सीमा को पार करके हिंदी ने वैश्विक सीमा को भी वैश्विक सीमा में भी हिंदी समा गई है और विश्व स्तर पर हिंदी का आज प्रयोग होने लगा है। तो इस प्रकार से जो है नौटियाल जी ने हम सब के लिए एक अभूतपूर्व कार्य किया है, और उनका ये जो शोध कार्य है विस्तृत है, व्यवस्थित है, प्रामाणिक है और विवेकपूर्ण है। और उन्होंने जहां तक हो सकता है सभी संदेहों की पुष्टि करने का प्रयास किया है और उसका निवारण भी करने की कोशिश की है। तो आज भी भारत की एक राष्ट्रभाषा नहीं हो पाई है। तो भारत में कभी हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा में के रूप में जो है हमेशा उसे विवाद में खड़ा किया जाता है। जो भी है, मैं अंत में नौटियाल जी को बधाई देते हुए रामा तक्षक जी को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए अंत में मैं केदारनाथ सिंह जी की एक कविता उद्धृत करना चाहती हूँ, जिसमें उनकी भी यही चिंता है कि भारत में सिर्फ हिंदी को एक भाषा के रूप में देखा जाए। और ये मैं पूरी कविता नहीं पढ़ूंगी, थोड़ी सी उन्हीं पंक्तियों को आपके सामने मैं पढ़ूंगी, या जो उसके लिए मतलब हिंदी के बारे में उसकी पुष्टि करे। तो वो कहते हैं, उनकी कविता का नाम है मेरी भाषा के लोग। तो केदारनाथ सिंह जी कहते हैं, मेरी भाषा के लोग मेरी सड़क के लोग हैं, मेरी सड़क के लोग सारी दुनिया के लोग हैं। पिछली रात मैंने एक सपना देखा कि दुनिया के सारे लोग एक बस में बैठे हैं और सारे लोग हिंदी बोल रहे हैं। फिर वो पीली बस हवा में गायब हो गई और मेरे पास बच गई सिर्फ मेरी हिंदी, जो अंतिम सिक्के की तरह हमेशा बच जाती है मेरे पास। कहती वह कुछ नहीं, मेरा अनुरोध है भरे चौराहे पर, करबद्ध अनुरोध कि राज नहीं भाषा, भाषा भाषा भाषा, सिर्फ भाषा रहने दो मेरी भाषा को। मेरी भी इच्छा है कि हिंदी को हम सभी क्षेत्र, जाति, धर्म, राज्य और राष्ट्र से परे हटाकर मानव की एक ऐसी भाषा जो मानव में मानवीयता लाती है, संवेदनशीलता जगाती है, ऐसा सोचकर एक भाषा के रूप में जो है इसका प्रयोग करें। तो ये एक जोड़ने वाली भाषा है, हिंदी जोड़ने वाली भाषा है। और अपने इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। शिवांगी जी। रत्ना जी, आपका बहुत बहुत आपने जी मेरी आवाज आ पा रही है आपके पास? जी जी आ रही है, जी आ रही है। जी माफी चाहूंगी नेटवर्क इशू। हाँ जी नागरत्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खूबसूरती से कविता पढ़ी और मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि नौटियाल जी के लिए ये सवाल नए नहीं होंगे, और जिस वास्तव में हमारे प्रश्नोत्तर होंगे तो हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं। तब तक मैं आगे की कड़ी में बढ़ती हूँ। और नागरत्ना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता है जो कि साझा संसार के रीढ़ रहे हैं, लीलाधर मंडलोई जी। सबसे सर्वप्रथम तो लीलाधर मंडलोई जी, आपको अग्रिम बधाइयां। शिवांगी जी। हाँ जी। मंडलोई जी को बुखार है, इसलिए वो नहीं आ पाए। हाँ जी रामा जी। मंडलोई जी को बुखार है। माफी चाहूंगी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी रामा जी। मुझे भी अभी पता लगा। जी रामा जी। बोलिए आप। जी रामा जी, तो मैं मंच आपके हवाले करती हूँ। हमारे वक्ता सूची समाप्त हो चुकी है, तो मैं इन चंद पंक्तियों के साथ मंच रामा जी के हवाले करती हूँ। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, इसका सम्मान कर खुद पर अभिमान करें।
हिंद देश के वासी हैं, आओ हिंदी का गुणगान करें। रामा जी, आप मंच संभाल। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी। आज जो बातें हुई, नोटियाल जी ने जो श्रम साध अपने शोध की सारी बातें हमारे सामने रखी, और इतनी रोचक बातें रखी, अंधेरे की बातें रखी, दीवारों की बातें रखी, सजग होने की बातें रखी, और अर्धसत्य की बातें रखी। हालांकि मेरे पास कुछ प्रश्न आए, मैं उन पर भी आऊंगा, लेकिन जैसे मीरा जी, गौतम जी को सुना, विजय राणा जी को सुना, दोनों का बहुत रोचक था। नागरत्ना जी ने भी बहुत अच्छा बताया हिंदी की क्षमता और भाषाओं का जोड़ किस तरह से हो सकता है, हिंदी पानी की तरह है। साथ ही दामोदर खड़से जी ने भी बहुत अच्छी बातें साझा की हमारे साथ। तो मुझे तो ये लग रहा है इन बातों को देख करके, सुन के, और जो मैं प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा हूँ हमारे श्रोताओं की, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि हमें अगला आयोजन एक बार फिर रखना चाहिए। इसी के साथ मैं अब कुछ प्रश्नों पर आता हूँ। नोटियाल जी, मैंने कई प्रश्न आए हैं और मैंने प्रयास किया है सभी प्रश्नों को समाहित करके समेटने का। तो एक जो प्रश्न है वो ये है कि नोटियाल जी, आपके ये आंकड़े अनुमान आधारित हो सकते हैं, इनकी पुष्टि का आधार क्या है? जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि पुष्टि का आधार, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका जांच और प्रति जांच, ये दो संकल्पनाएं हैं। एक तो होता है जांच, यानी हम किसी चीज को जांचते हैं, परखते हैं, और उसके बाद उस तथ्य से संबंधित जो अन्य सूत्र हैं, यानी अंतःसाक्ष्य और बहिर्साक्ष्य, उन दोनों से तुलना करके तब जो आंकड़े हमने दिए हैं वो ये आंकड़े हैं। तो इसे अनुमान आधारित नहीं कहा जा सकता, ये प्रयोग आधारित और विद्वानों के द्वारा जुटाए गए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने, मान लीजिए उदाहरण के लिए, मैंने ये कर्नाटक का उदाहरण दिया है, तो कर्नाटक, हमारे यहाँ भारत सरकार हर एक शहरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाती है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की होती है, वो एक ऑथराइज्ड बॉडी होती है। तो उसके सदस्य सचिव हुआ करते हैं, जो कि हिंदी के अधिकारी विद्वान होते हैं, यानी हिंदी अधिकारी गण होते हैं। तो उन हिंदी अधिकारियों से संपर्क करके, प्लस जो विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स हैं, ये मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं अनेक विश्वविद्यालयों में गया हूँ, तो वहाँ विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों से चर्चा करके, और जब भी मैं किसी शहर में घूमने जाता हूँ तो उसमें लोगों से बातचीत करके, यानी इस तरह से मैंने आंकड़े जुटाए हैं। और फिर इनका जो पुष्टिकरण है वह सैंपल सर्वे कहा जाता है। सर्वेक्षण की एक पद्धति होती है सैंपल सर्वे, यानी नमूना सर्वेक्षण। माना मैं ये कह रहा हूँ कि इस राज्य में 50% लोग हिंदी जानते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी शहर में जाकर के 50 आदमियों से बात करूंगा या 100 आदमियों से बात करूंगा, जिस तरह मेरा समय है। उसमें कितने आदमी हिंदी के जानकार हैं, कितने नहीं हैं, उससे उसे काउंटर चेक करते हैं। तो नमूना सर्वेक्षण के आधार पर राजभाषा अधिकारियों से चर्चा करके, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अधिकारी विद्वानों से चर्चा करके, तब ये आंकड़े लिखे गए हैं। तो ये स्वतः पुष्ट आंकड़े हैं, मतलब इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये आंकड़े अनुमान आधारित हैं। यदि किसी व्यक्ति को कहीं पर संदेह होता है, मान लीजिए कोई ये कहता है कि तमिलनाडु में आपने 25% दिखाया है, ये सही नहीं है, तो जो व्यक्ति यह कहता है, मैं उसको प्रमाण दे सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पर तमिलनाडु में कितने कितने हिंदी भाषी हैं। प्रदेश नहीं बल्कि नगर नगर स्तर तक का हम डाटा दे सकते हैं। माना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, हमारे इधर वेंकटेश्वर राव जी भी किनारे दिखाई दे रहे हैं, हमारी बैठक में शामिल हैं। ये भी अधिकारी विद्वान और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष भी रहे हैं, कई जगह सचिव रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमने आंकड़े लिए हैं और उन्होंने इस तथ्यों की पुष्टि की है कि हाँ यहाँ इतना हो सकता है, और उसके बाद उसका प्रति जांच हुई। तो ये पूरी तरह प्रामाणिकता इनकी है। यदि किसी को भी लगता है
कि कोई आंकड़ा गलत है, एक प्रदेश या एक जगह का हम सारे के सारे दस्तावेज उसको दे सकते हैं, क्योंकि ये शोध जो पत्र लिखते हैं उसमें उतने आंकड़े शामिल किया जाना संभव नहीं होता। किसी भी एक प्रदेश का या एक जगह का दे देते हैं। और पिछली बार क्या था, समस्या इसके शोध की मान्यता के संबंध में एक समस्या आ गई थी। वो समस्या ये थी कि विदेशों के आंकड़े हमारे विद्वानों ने ये कहा कि कहीं पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार हमने वो संकल्पना ही हटा दी, हमने सीधे एथनोलॉग के आंकड़े ही लेकर रख दिए। अब कोई विवाद नहीं कर सकता है, कोई नहीं कह सकता है अनुमान। हालांकि मैं जानता हूँ वो उनके 20 साल पुराने आंकड़े हैं। आज जहां जनसंख्या में 40 लाख लोग एक ही जगह यानी यूएसए में ही आपको मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व में 40 लाख का डाटा दिया हुआ है। तो हमने वही आंकड़े ले लिए एथनोलॉग के, ताकि विवाद न हो। और भारत के आंकड़ों की तो स्थिति मैंने बता दी है। और भारत के आंकड़े क ख ग ये भारत सरकार का क्लासिफिकेशन है, ये मेरा वर्गीकरण नहीं है। क ख ग का वर्गीकरण भारत सरकार का है। तो जी उस वर्गीकरण के आधार पर हमने ये आंकड़े जुटाए हैं। आदरणीय राणा जी ने एक प्रश्न उठाया था कि मैं आ रहा हूँ एक सेकंड मैंने उनका प्रश्न भी ले लिया इसी में, नोटियाल जी। तो ये पुष्टिकरण मैं आपको दे रहा हूँ, और सबसे ये मेरा खुला निमंत्रण है और निवेदन है कि किसी को भी कहीं भी संदेह हो, मुझे सिर्फ बता दें हमें यहाँ पर संदेह है, और हम संदेह का निराकरण करेंगे। और उनको चाहे तो गजट नोटिफिकेशन भी दे देंगे अगर उन्हें कहीं पर रहता है, या अधिकारी विद्वान जहां वो कहते हैं, मान लीजिए तमिलनाडु में ये सही नहीं है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा वहाँ की सर्वोच्च संस्था है, भारत सरकार से अप्रूव है, उसके लेटर हेड पर लिखवा कर दे देंगे। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हम दे सकते हैं। जी जी जी, मैं दूसरा सवाल है, जी, और इसी सवाल में मैं मीरा जी ने भी प्रश्न उठाया था उर्दू भाषा को लेकर, और विजय राणा जी ने भी कहा था कि L2 के जो आंकड़े हैं हाँ हाँ उन पे भी आप थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि हाँ ये हाँ मामला संविधान की उससे संबंधित है, संविधान से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उर्दू को एक भाषा का दर्जा दिया गया है, जी जी, फिर इसे कैसे हिंदी में शामिल किया जा सकता है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोनों के। लेकिन इन दोनों यानी राणा जी का प्रश्न और इनके प्रश्न में थोड़ा सा वेरिएंस है, थोड़ा सी भिन्नता है। अभी पहले मैं इनका मीरा जी का बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि उर्दू का अस्तित्व अलग है, उसको हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि उसकी गरिमा अलग है, उसका साहित्य अलग है। तो मैं उर्दू के ही मशहूर साहित्यकार का उदाहरण देना चाहूंगा। वो एक शायरी से उन्होंने लिखा है, हमने सुनी है जुबां मीर और मिर्जा की, किस मुंह से कहें ए मुसहफी उर्दू हमारी है। यानी उर्दू और हिंदी का विवाद नहीं है, लोग इसे विवाद पैदा करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हम आपको साथ लेकर चल रहे हैं, आप हमारे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं आप हमसे अलग हैं, आप हमारे साथ आइए। और दूसरा उन्होंने जो एक मुद्दा कहा था कि हिंदी को उर्दू कहा जाए, ये मैंने इसलिए कहा था, मान लो को ये कहता है कि आपने उर्दू को हिंदी कह दिया, बजाय हिंदी कहने के आप सारी भाषाओं को उर्दू ही कह दीजिए, ये वाली बात थी वो। तो उर्दू इसलिए नहीं कह सकते कि उर्दू का दायरा एक सीमित हो जाता है, हिंदी का दायरा विस्तृत है। फिर यह है कि उर्दू और हिंदी का भाषागत और वैज्ञानिक आधार पर दोहरा व्यक्तित्व नहीं है, दोहरी विशेषता नहीं है, दोहरा चरित्र ही नहीं है। केवल शब्दों के चुन लेने मात्र से भाषा का स्वरूप नहीं बदलता। आज हम हिंदी बोलते हैं, पढ़े लिखे हमारे विद्यार्थी, आदरणीय राणा जी ने भी ये संदर्भ दिया था कि आजकल इंग्लिश चल पड़ी है, यानी आधा हम अंग्रेजी बोलते हैं आधा हिंदी बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी ही मानते हैं। भारत सरकार की राजभाषा नीति में भी यही लिखा है कि आप दूसरी भाषाओं के शब्द प्रयोग कीजिए, आप अंग्रेजी के शब्द प्रयोग कीजिए, लेकिन जब तक आप स्ट्रक्चर हिंदी का यूज कर रहे हैं तो वो हिंदी ही मानी जाएगी। आप मेरे घर में रहते हैं, स्ट्रक्चर मेरा है, माना मेरा घर है, उस घर में आप कहीं पर फूल लगाइए, कहीं पर बिस्तर लगाइए, कहीं पर कुर्सी लगाइए, लेकिन घर तो घर रहेगा ना। उसी तरह से उर्दू और हिंदी अलग अलग नहीं हो सकते हैं। अब थोड़ा सा राणा जी और ये प्रश्नों का एक दूसरे से थोड़ा सा तालमेल तो है, लेकिन थोड़ा भिन्नता है। उन्होंने L1 और L2 के हिसाब से ये कहा था कि फिर ये वेरिएशन आया कैसे, यानी हिंदी में उन्होंने L1 ही क्यों लिया। इसका एक कारण है
कि हिंदुस्तान में जब भारत में जनगणना होती है तो जब भाषा का प्रश्न पूछा जाता है तो हमारे जो लोग हैं वो उसे हिंदी न कहकर हमारी उपबोलियों में बांट देते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ब्रज भाषा इतनी है, अवधी इतनी है, बुंदेली इतनी है, मैथिली इतनी है, ऐसे खड़ी बोली इतनी है। तो क्या हुआ कि इन सब के आंकड़े बाइफरकेट हो गए और लोगों ने इन्हें अलग अलग भाषा, माने विदेशी विद्वानों ने अलग अलग भाषा के रूप में इन्हें गिन लिया। हमारा ये कहना नहीं है। इस तरह से अगर हम उर्दू को अलग करेंगे तो फिर ब्रज भाषा, अवधी भाषा, बुंदेली भाषा सबको अलग करना पड़ेगा, फिर तो हिंदी कुछ रहेगी ही नहीं। यानी सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये हमारे सारे हिंदी के ही कवि मानते हैं, जबकि इनकी सब सूरदास तो ब्रज भाषा वाले हैं और तुलसीदास ही अवधी में है। तो कहाँ रह गई फिर हिंदी? हिंदी में हम मैथिली पढ़ाते हैं, विद्यापति की पदावली पढ़ाते हैं, तातल सैकत वारी बिंदु समस्त तुमित रमन समाज, ये विद्यापति का है, हिंदी है और है कहाँ इसमें दूसरा भाग? तो हिंदी में सारी उपबोलियां, हाँ विवाद इस तरह से हुआ कि लोगों ने ब्रज भाषा कहा, उन्होंने ब्रज कहा कि ये भाषा ही अलग है। जैसे ही गढ़वाली और कुमाऊनी सब अलग अलग भाषाएं हो गई और इसके सेगमेंटेशन हो गया। तो L1 का मतलब सिर्फ वो रहा जो सिर्फ हिंदी खड़ी बोली बोलते हैं, बाकी अन्य उपबोलियों वालों को हिंदी के अंतर्गत नहीं रखा गया, इसलिए भेद हो गया। अदरवाइज L1 और L2 का जो है वो फार्मूला सिर्फ ये होना चाहिए था, जो नॉर्म्स हमने अंग्रेजी और मंडारिन के हैं वही हिंदी के लिए लागू किए। अभी तक हुआ क्या कि अंग्रेजी और मंडारिन के नॉर्म्स अलग थे और हिंदी के अलग हैं। यानी उसमें मंडारिन में 56 भाषाएं जोड़ दी, वैसे ही अंग्रेजी में भी जो उनकी उपभाषाएं, प्रांतीय उपद्वीप की भाषाएं थी वो सब जोड़ दी। लेकिन हिंदी के टाइम पर ब्रज भाषा को भी अलग, बुंदेली, अवधी, ब्रज, ये सभी कन्नौजी सबको अलग अलग कर दिया, यहाँ तक कि उर्दू को भी अलग कर दिया। दूसरी बात, मीरा जी ने एक वैसे उनकी जो चिंता थी वो जरा दूसरी थी। उनकी चिंता ये थी कि हम कैसे उसे गिरा सकते हैं। ये गिराने और उठाने का प्रश्न नहीं है, हम तो सबको साथ लेकर चलने का प्रश्न कर रहे हैं और हम एक सिर्फ वैज्ञानिक सत्य बता रहे हैं। ये बिल्कुल वैज्ञानिक सत्य है, कोई भी भाषा विज्ञानी संसार का ये सिद्ध कर दे कि ये दोनों भाषाएं अलग हैं तो मैं उस दिन से ये अपना तथ्य छोड़ दूंगा, लेकिन कोई भी भाषा विज्ञानी इसे अलग नहीं कह सकता, इसलिए ये एक है। जी जी, मैं अगला प्रश्न करूं आपसे? रामा जी, हाँ, इसमें संविधान वाला मुद्दा उठाया गया था कि संविधान में इसको अलग भाषा दिया। तो संविधान में 351 में जो अष्टम अनुसूची दी गई है उसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई भी राज्य ये कहता है कि हमारे यहाँ इस भाषा को आप मान्यता दे दो, तो भारत सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करती है, राष्ट्रपति जी आदेश द्वारा उसे अष्टम अनुसूची में जोड़ देते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका दर्जा अलग हो गया, वो नहीं, वो तो सिर्फ एक भाषा का ग्रुपिंग कर दिया गया है, उसमें डाल दिया। वैसे तो मैथिली भी डाल दी गई है, जबकि मैथिली तो हिंदी का ही भाग है, वैसे ही उसमें डोगरी डाल दी गई है, डोगरी तो पंजाबी का ही वेरिएंट है। तो इस तरह से है, उसका मतलब ये नहीं कि उसको सब अलग भाषा का दर्जा दिया गया है। अष्टम अनुसूची में तो वे भाषाएं हैं जहां राज्य सरकार की अनुमति, अनुशंसा से राज्य सरकार ने रिकमेंड किया, भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया और वो रख लिया। कल अगर ब्रज भाषा वाले कहते हैं कि हमारे इसको अष्टम सूची में रखो, वो अपना प्रपोजल भेजेंगे सरकार से, सरकार भारत सरकार के पास भेजेंगे, राष्ट्रपति का समाधान हो जाने पर वे उसे अप्रूव कर देंगे और वो अष्टम अनुसूची में चली जाएगी। तो इस तरह से अलग भाषा के रूप में वहां वो चीज अलग है, वहां से उसे भाषा का दर्जा दिया गया, ये बात नहीं उठती है। ये स्पष्टीकरण है वो संविधान वाला। जी मैं अगले प्रश्न पर आता हूँ। जी, अगला प्रश्न है एक सज्जन का कि आज तक किसी विद्वान या भाषाविद ने हाँ, हिंदी को पहले स्थान पर नहीं दिखाया। हाँ, 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 आप पहले व्यक्ति हैं जो यह दावा कर रहे हैं। जी, इसका तर्कपूर्ण अथवा वैज्ञानिक आधार क्या है? हाँ, ये सबसे पहली बात तो यही थी कि जो भी आंकड़े, अब सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है, भारतीयों की समस्या बता रहा हूँ कि भारतीय लोग विदेशी विद्वानों पर ज्यादा आश्रित होते हैं। यानी विदेशी विद्वान ने कहा तो सही है, भारतीय चिंतन को महत्व न देना ये हमारी परंपरा रही है।
तो विदेशी विद्वानों का क्या हुआ कि जब भारत के आंकड़े भिन्न भिन्न उपभाषाओं में बंट कर गए तो एथनोलॉग ने सिर्फ 600 यानी 6 करोड़ लोगों को ही हिंदी भाषी माना, L1 वालों को। ये डिफरेंस आ गया, अंतर इस तरह से आया कि केवल हिंदी भाषी ही हिंदी में जोड़े गए। तो जब गणना की गई तो संख्या बल के हिसाब से ये सबसे तीसरे नंबर पर आ गए। और चूंकि विश्व की एक प्रतिष्ठित संस्था ये आंकड़े जारी कर रही है तो लोगों को लगा कि नहीं, ये तीसरे नंबर पर ही है। किसी ने इस पर ये ढूंढने की कोशिश नहीं की कि ये तीसरे नंबर पर आई कैसे है। संसार का इतना बड़ा गणतंत्र और उसकी भाषा और तीसरे नंबर पर चली जाए, ये कैसे है। तो इसको दोबारा से जब इसको एनालाइज किया गया तो तब कमी का पता लगा। और ये कमी अब भारत सरकार के माध्यम से अगर एथनोलॉग हो जाएगी तो वे अपने डाटा में करेक्शन कर देंगे और फिर पूरे संसार में वो वाला डाटा आ जाएगा, यानी L1 और L2। ये डिफरेंस रहा है और हमने इसको ढूंढा था, इस कमी को ढूंढा और इस अध्ययन को दिया। इसलिए मैंने पहला व्यक्ति मैं इसलिए माना जाता हूँ, मैंने पहली बार ये मुद्दा संसार के सामने रखा और संसार में इसको मान्यता भी मिली है, भारत में भी मान्यता मिली है। केवल 5-10 विद्वान हैं जो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, बाकी तो सारे विद्वानों ने इस पर सहमति जाहिर की है। जी। खैर, कोई नई बात होती है तो आलोचना होना सहज है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आलोचना से ही किसी बात की पुष्टि होती है, मेरा मुझे जहाँ तक ज्ञान है। मैं अगले प्रश्न पर आता हूँ आपके। एक श्रोता ने पूछा है कि हिंदी प्रथम स्थान पर है, इसे प्रसारित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज भी लोग हिंदी को तीसरे या चौथे स्थान पर ही मानते हैं। हाँ, बताइए। जिसे श्रोता ने पूछा है, सही प्रश्न पूछा है। वास्तव में क्या है, देखिए, एक व्यक्ति की ओर से किए गए प्रयास और किसी संस्था या संगठन से किए गए प्रयासों में बहुत अंतर है। अभी तक इन प्रयासों में मैं और मुझ जैसी विचारधारा के कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया है। कोई संगठन, आज पहली बार आपका संगठन यानी साझा संसार इस मामले में सामने आया है। तो आपके इसी कदम से भी देखिएगा कि लोगों की धारणा बदल जाएगी। तो इस तरह के आयोजन, क्योंकि इतना विराट विश्व है ये, वहां तक बात पहुंचाना किसी एक व्यक्ति के बलबूते की बात नहीं है, इसके लिए पूरा सामूहिक आंदोलन सा चाहिए। तो इतने विद्वान जो आज जुड़े हैं, ये इस बात को जब आगे ले जाएंगे तो ये उतनी जगह पब्लिश होगा, तो धीरे धीरे लोगों की धारणा बदलेगी। क्योंकि अभी तो गूगल में या कहीं भी सर्च करते हैं तो दूसरे तीसरे नंबर पर दिखा देता है। अगर आपने एक बार भी कहीं रिसर्च में ये लिखा, आदरणीय राणा जी अगर लंदन में BBC के किसी रिकॉर्डिंग में डाल दें, हालांकि भारत में जी न्यूज ने ये दिखाया था हमारा शोध, तो ये क्या होगा कि फिर गूगल या अन्य जो सर्च इंजन हैं उसमें आना शुरू हो जाएगा। तो जब भी कोई सर्च करेगा तो पहले नंबर पर आएगी, तो निश्चित ही लोग खुश होंगे, पहले नंबर पर ही लिखेंगे। तो प्रचार प्रसार में निश्चित ही कमी रही है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी मैं और मुझ जैसे कुछ लोग ही इसके प्रचार में लगे हैं। अब आप जैसे प्रबुद्ध और आज के जो मंच है, इतने बड़े बड़े लोग जुड़ गए हैं, तो निश्चित ही इसका प्रचार आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न है नोटियाल जी, इस शोध को, आपके शोध को मान्यता दिलाने के प्रयास किए गए या नहीं? क्योंकि मान्यता के बिना कोई महत्व नहीं है शोध का। हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं। आप थोड़ा प्रकाश डालिए इस बात पर। ये बिल्कुल सही प्रश्न है कि जब तक किसी चीज को मोहर नहीं लग जाती है तब तक उसकी मान्यता नहीं होती है। तो विश्व की मान्यता के बारे में तो मैंने बता दिया है कि विद्वान तो मानने लगे हैं, लेकिन एथनोलॉग के साथ अभी कार्रवाई जारी है। मैं उनके साथ संपर्क में हूँ। पहले तो मैं सोच रहा था कि उर्दू और हिंदी का कोड मर्जर होता है, यानी एथनोलॉग कोड देता है लैंग्वेजेस के, तो उन्होंने अलग अलग कोड दिए हैं, तो कोड को मर्जर करना है। तो कोड को मर्जर करने में उन्होंने काफी चर्चा हो चुकी है, काफी डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, लेकिन फिर उनका यह सुझाव था कि आप कोड मर्जर से भाषा का अस्तित्व मत समाप्त कीजिए, लेकिन आप ऐसा रिक्वेस्ट कीजिए कि हिंदी को भी शामिल किया जाए, हिंदी की गणना में ले लिया जाए और कोड रहने दिया जाए। तो अभी हम इसको सोच रहे हैं। विश्व स्तर पर तो ये मामला है। एथनोलॉग से बात हो चुकी है, SIL से बात हो चुकी है, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है जो डॉक्यूमेंटेशन करता है कोड स्विचिंग की, ये जानकारी देता है सबकी, वर्गीकरण जो करता है, तो वहाँ हमने बातचीत की है और पत्राचार हो चुका है।
वहाँ का तो ये मामला है। भारत का मामला ये है कि भारत सरकार ने इस मेरे शोध को विशेषज्ञों के पास भेजा था फैक्ट चेक के लिए, क्योंकि भारत सरकार सीधे ही किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है। तो जब विशेषज्ञों को ये भेजा गया तो फैक्ट चेक के बाद अभी वो रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट में जो विशेषज्ञों का जो शब्द है, इन तथ्यों के आधार पर हम इसकी प्रबल संपुष्टि करते हैं, वी स्ट्रांगली कंफर्म, ऐसा है कि वो कंफर्म कर रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं। ये उनका सेंटेंस लिखा हुआ है कि जो विद्वानों की राय है और अब तक के जो ये अध्ययन के जो आंकड़े दिए गए हैं इससे सहमत है। तो भारत सरकार अभी इसकी मान्यता हमें शीघ्र ही दे देगी। राजभाषा विभाग का मैंने आपको वो बताया, भारत में राजभाषा विभाग सर्वोच्च संस्था है जो हिंदी का ये प्रचार प्रसार करती है। किसी एक श्रोता ने ये भी पूछा है कि भारत सरकार का आपके शोध के प्रति क्या रुख है? हाँ, भारत सरकार का रुख अब बिल्कुल अनुकूल है और उन्होंने ये पत्रिका विभाग को भेजा है। पत्रिका विभाग यानी एक प्रकाशन विभाग होता है भारत सरकार का, और उनको उन्होंने पत्र द्वारा वो सूचित किया है कि आप इन आंकड़ों को दर्शाएं। और मैंने भी उनसे अनुरोध किया कि सरकारी शासकीय आदेश जारी किया जाए, ताकि जिसके पास भी ये आदेश हो तो वो यानी पूरे ऑथेंटिकेशन के साथ इन आंकड़ों को दर्शा सकता है, या हिंदी दिवस के संदेशों में दे सकता है, या कहीं भी प्रकाशन करना हो, उल्लेख करना हो, तो आंकड़ों की प्रामाणिकता उस आदेश के द्वारा हो जाएगी। और पत्र हमारे पास आ गया है, अगर किसी को जरूरत होगी तो हम जरूर उनको पत्र भेज देंगे। हमसे ईमेल पर या व्हाट्सएप पर या किसी भी माध्यम से संपर्क करें, हम उनको पत्र दे देंगे भारत सरकार की जो प्रमाणीकरण का है। जी, आखिरी और अंतिम सवाल एक और। जी, आपका दावा है कि आपने यह शोध 1981 में शुरू किया, यानी आज से लगभग 40 वर्ष पहले। 40 साल पहले। जी, लेकिन इसका प्रचार जो है वो अब आप कर रहे हैं, इसमें इतनी देर क्यों की आपने? जी, 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 क्या बिल्कुल वजह रही इसकी? हाँ, बहुत सही बात है कि 1981 में मैंने शुरू किया था, और उस वक्त में मैंने इस धारणा को व्यक्त किया था, लेकिन इसको मानने वाले लोग नहीं थे। यानी जिसे कहते हैं ना आउटराइट रिजेक्ट, ऐसा करते थे लोग कि नहीं नहीं आप क्या बात करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, क्या संसार के विद्वान बेवकूफ बैठे हैं। और फिर मुझे इसके डेटा कलेक्शन में बड़ा टाइम लगा। उन दिनों क्या होता था, 80 के दशक में इंटरनेट वगैरह की सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी, तो हमें दूतावासों से पत्राचार करना पड़ता था। तो पत्राचार के माध्यम से या फिर थोड़े कालांतर में ईमेल की सुविधा आ गई, तो ईमेल से इस तरह हमने आंकड़े इकट्ठे किए, तो उसमें बहुत समय लगा। फिर मैंने इसका अध्ययन भी किया, क्योंकि कोई भी बात मैं कह रहा हूँ, कल ये अगर बैकफायर होती है, कल अगर कोई इसको गलत सिद्ध कर दे, तो ये मेरी प्रतिष्ठा का भी प्रश्न होता है। तो मैंने इसका पूरा अध्ययन करने के बाद जब मुझे पूरा 100% सही हो गया, तब मैंने 97 में यह भारत सरकार की मैगजीन में ही छपवाया। और भारत सरकार ने जब मेरे उन आंकड़ों को देखा तो उन्हें भी संतुष्टि हुई, क्योंकि मैंने उस वक्त उन्हें जो हमारा गृह जो विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसकी वेबसाइट के आंकड़ों के साथ मिलान करके भेजा था। तब उन्होंने ये छापा था मेरा लेख। और उसके बाद फिर इसके बाद थोड़ा समय वो आए, बहुत सारे विद्वानों के विचार आए थे हमारे पास, तब उनका दोबारा से रिकंसिलिएशन जिसे हम कहते हैं, पुनर्समाधान करके 2005 में हमने फाइनल रिपोर्ट दे दी थी। अब उसके बाद जो है हर 2 साल में, क्योंकि ये डायनेमिक फिगर है लैंग्वेज का, लोगों का आवागमन, लैंग्वेज लर्निंग का, वो बहुत सारे फिगर बदलते रहते हैं, तो उस हिसाब से हम 2 साल में रिवाइज करते हैं। और हर साल अब 2021 से मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, क्योंकि तब तक मैं भारत सरकार की सेवा में था, बैंक में टॉप मैनेजमेंट में सर्विस पर था, तो उतना समय नहीं मिल पाया। तो अब रिटायरमेंट के बाद मेरे पास समय है, इसलिए मैं पूरे उससे प्रचार कर रहा हूँ। और आप जैसे मित्रगण जुड़ गए हैं तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत भाव विभोर हूँ, क्योंकि 1985-86 में जो मेरा अपना लिखने का कार्यक्रम था, वो लगभग एक छूट सा गया था। मेरा बेरोजगारी का अंतराल इतना लंबा था कि मुझे रोजगार के लिए बजाय सर्विस के व्यापार की तरफ आना पड़ा। तो और मैं ये सोचता हूँ कि मैंने उस समय हिंदी का साथ छोड़ दिया था, लेकिन माँ कभी साथ छोड़ती है, माँ कभी बेटे का हाथ छोड़ती है, बच्चे का हाथ छोड़ती है, संतान का हाथ छोड़ती है। तो आपके साथ होकर, आप सभी विद्वानों के साथ होकर, ये आज मेरा भी सौभाग्य है, साझा संसार का सौभाग्य,
कि बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई। और चूंकि प्रश्न अब समाप्त हो गए हैं और हमारा समय भी लगभग 2 घंटे की तरफ जा रहा है, जो कि काफी हो गया, तो मैं सभी मित्रों को पुनः एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इस चर्चा को लगता है कि हमें इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए, चूंकि प्रश्न हो सकता है आगे फिर आए, तो हमें फिर आयोजन करना चाहिए महीने 2 महीने बाद। जी 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 मित्रों, जी विद्वानों, आपने मुख्य वक्ता व सभी विद्वजनों को, नागरत्ना जी को, मीरा गौतम जी को, खड़से जी को, विजय राणा जी को सुना। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि आज मंडलोई जी हमारे बीच ना आ पाए, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, वो बोल भी नहीं पा रहे थे कल। तो मैं आज हम सब ने जो है हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, इस तथ्य को जानने के लिए हम उपस्थित हुए। हमने बड़ी लंबी चर्चा की, सारे तथ्य हमारे सामने आए और नोटियाल जी से बीते साल पर भी इस बारे में बात हुई थी। उस समय नोटियाल जी बोले थे कि अभी रुको 2020 में, अभी समय लगेगा जब आंकड़ों के साथ ये कहा जा सके कि हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, तभी कुछ कह सकूंगा। इस साल बीते अप्रैल माह में भी जब नोटियाल जी से बात हुई तो वे बहुत उत्सुक थे। अप्रैल माह में हमने ये तय किया था कि साझा संसार की टीम ने के साथ इस आयोजन को 22 मई की तारीख हमने तय कर ली थी। लेकिन अप्रैल में कोरोना की जो महामारी थी, मई माह में भी कोरोना की जो मार थी, उसने हमारे देश में तबाही मचा रखी थी। बेहाली थी, दुख भरे दिन थे। इस कारण से हमने इस आयोजन को 22 मई को न करने का विचार बनाया, हमें स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा। आज फिर से हमारे सिर जुड़े, आप सभी ने तथ्यों को जाना, संवैधानिक बातों को जाना, हिंदी वैश्विक परिवेश में क्या स्थिति है इस बात को जाना। नोटियाल जी ने दक्षिण भारत की पूर्वोत्तर राज्यों की जो बातें बताई, प्रवासी जगत की बातें बताई। तो इस हेतु मैं साझा संसार की ओर से डॉक्टर दैन्सी प्रसाद नोटियाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। साझा संसार आभारी है मंडलोई जी का भी, हालांकि वो नहीं आ पाए, खड़से जी का, मीरा गौतम जी का, एम विजय राणा जी का, एवं डॉक्टर नागरत्ना जी का। मैं शिवांगी जी का भी आभार प्रकट करता हूँ, उनका बहुत बढ़िया मंच संचालन करने के लिए। आशीष कपूर जी ने हमारे तकनीकी रीड को बनाए रखा, बहुत बहुत आभार आशीष जी। और इसी के साथ मैं विशेष आभारी हूँ सभी श्रोताओं का। आप सभी को बहुत बहुत आभार, मेरा अभिनंदन साझा संसार की तरफ से। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।